तो सुमित देख, तेरी बुक है ये वाली, ठीक है, यूपी बोर्ड 2024 लेटेस्ट एडिशन है। और भाई मैं आप सबको दिखा दूँ, अरिहंत की बुक है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि मैं और सुमित मिल के इस पूरी चैप्टर इस पूरी बुक को, जो अर्थशास्त्र आपकी कक्षा 12वीं की, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत जेन्युइन है जो मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो, या फिर जिनको लगता हो कि सर हमें तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बाकी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मोटा मोटा पढ़ा रहे हैं। भाई डिटेल में घुसेंगे इस बुक के। इसके पहले चैप्टर्स निपटाएंगे, चैप्टर्स निपटाने के बाद इस पर वन शॉट वीडियोज़ भी आएंगे, और आपको इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो तक भी डिस्कस होंगे, तो सब कुछ मिलने वाला है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है ये वाली बुक, ठीक है। मॉडल पेपर इसके अंदर गिवन है। तो देखते हैं इसका पहला चैप्टर क्या है, ठीक है, आ जाओ। तो भाई सुमित, छोटे छोटे भागों में पढ़ाई करें। एक बात ध्यान रखनी है सुमित, देख, अगर ये चीज़ें कवर करनी है ना, जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन। सबसे पहले तो अपनी विषय सूची देख, मतलब इसका ये है कि क्या कुछ हमें पढ़ना है। 2 भागों में डिवाइड है। पहली होगी वेस्टी, हिंदी में इसी को जो कहते हैं ना, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसके अंदर कितने चैप्टर कर रखे हैं इन्होंने? 11 ही हैं। तो सबसे पहले तो ये कि परिचय क्या है। आज तो परिचय में बात लगा देंगे हम लोग, ठीक है। इसका परिचय क्या है, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ है जानने के लिए। मांग क्या है, मांग के नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, उत्पादन फलन, तो ये सारे के सारे आपस में ना जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके जानेंगे और ऐसा करेंगे, मतलब एक ना नियम बना लेंगे, जैसे ये शुरू के 4 चैप्टर एक दूसरे से प्रॉपर कनेक्ट चाहिए, मतलब ये दोनों एक साथ कनेक्ट हैं, ये दोनों एक साथ कनेक्ट हैं, तो 4 चैप्टर इसके करें, ठीक है। वैसे तो कायदे कहता है कि पहले पूरी आप अपनी वेस्टी पढ़ो, उसके बाद आप किस पे आओगे। ये दोनों भाई बहन हैं, मतलब ये बहनें दोनों, एक वेस्टी और एक समष्टि। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स था, और इसी को वो लोग कह देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आज तक कोई डिस्कस नहीं करा, बहुत आराम से ये जल्दी से निपट जाएगा। और जो भी कहते हैं ना कि वो जो नेशनल इनकम के क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उसके लिए ये रहा चैप्टर, राष्ट्रीय आय, ये संकल्पना एंड गणना विधि। तो आप किस तरीके से उसकी गणना करते हैं, आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट वगैरह करते हैं, ये सब उसमें देखने को मिल जाएगा। तो पहले चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। अगर बहुत लंबी वीडियो बनी तो भी बच्चों को दिक्कत है, बहुत छोटी बनी तो भी दिक्कत है। तो चैप्टर 1 मेरे भाई, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एज अ सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय और इसकी केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। तो जो चैप्टर जिस तरीके से कनेक्ट है सुमित, वो चैप्टर हमें उसी प्रकार से कनेक्ट करना ही करना है, इस बात की गांठ लगा लियो। और जितना भी पढ़ें सिर्फ वही पढ़ के लाना है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हो कि हम पहले पूरी बुक करवा दें फिर रिवीजन करवाएं, वो दिक्कत नहीं है। मतलब प्रॉब्लम की बात यहाँ आएगी कि हम तेरे को पढ़ा दें और तू घर से पढ़ के ना लाए। तो जानते क्या है, तो सबसे पहले जैसे बुक का नाम है इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। वैसे तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है। अब इकोनॉमिक्स में और भी शब्द मिलेंगे, जैसे कि इकोनॉमी, ये तो अर्थशास्त्र हो गया। अब अर्थशास्त्र, बुक का नाम भी अर्थशास्त्र ही है, कुछ ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग से गणना कर रहे हैं। तो ये एक विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है, यानी कि लगा रहता है। मैं हूँ, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ, मैं भी एक आर्थिक क्रिया में लगा हुआ हूँ। कोई और व्यक्ति है जो अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, कोई और व्यक्ति है जो कहीं जाके नौकरी कर रहा है, कोई और व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के काम में लगा रहता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य धन की प्राप्ति है। क्योंकि अगर हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो जीवन यापन हम लोग अपना नहीं कर सकते। धन की प्राप्ति है, सब लोग यही चाहते हैं। धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आता है। अब आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है जहाँ पे आप पैसे को कमाने की बात करते हैं। मतलब अगर आप धन से रिलेटेड बात कर रहे हो तो आप इसका मतलब आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो इकोनॉमिकल हैं, उनको आप आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। कि भाई यहाँ ना ये जो मैं काम अब मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये काम हम पढ़ाते हैं, अगर मान के चलते एजुकेशन पे ही बात करते हैं, हम तेरे को पढ़ा रहे हैं तो हमें फ़ीस पे करेगा, ये आर्थिक क्रिया होगी, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि हम जाके, मैं पर्सनली अगर अपने लिए बोलूँ, हम जाके ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जो फ़ीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम उनको अपनी तरफ से फ्री पढ़ा रहे हैं, तो वो अनार्थिक क्रिया में आएगा, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इंसान वहाँ पे पैसा नहीं देखेगा। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया गया है। अतः अर्थशास्त्र वह विषय है, देख, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं एवं इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की बहुत सारी अपनी अलग अलग नीड्स हैं, अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं।
इन आवश्यकताओं को अगर पूरा करना है, अगर अपने शौक करने हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो तुम्हें आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी। अगर तुम्हें लगता हो घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलने का भाई। और ये आर्थिक क्रिया करने के लिए तुम्हें कहाँ जाना होता है? ये जो हमारा जो आसपास का है ना, जो इकोनॉमी जिसको हम कह देते हैं, जितना भी हमारा आसपास जो भी चीज़ हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब जो हमारे सांसारिक जीवन जो हम कहते हैं, जो हमारा सांसारिक फेस है, उसके साथ हमें जाके काम करना पड़ता है। आप किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया करोगे, ठीक है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो ये हो जाता है एक नंबर के हिसाब से। अभी डेफिनेशन कई बार अलग अलग तरीके से मिलती रहेगी। फिर बाद में ये आ रहा है कि बार बार हम आर्थिक क्रियाओं और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुद्दे की आर्थिक क्रियाएँ क्या हैं? आर्थिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें सीमित संसाधनों के प्रयोग से आय अर्जित की जा सकती है। सीमित संसाधनों के उपयोग से मतलब हमें जो संसाधन मिले हुए हैं, जो हमें रिसोर्सेज मिले हुए हैं, आप उनका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करो और उसके माध्यम से हम क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे। ठीक है, उसको जो बोलेंगे वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। जैसे शिक्षक, अगर हम अपनी बात करें, चिकित्सक, डॉक्टर की बात करें, व्यापारी, तो शिक्षक क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं। चिकित्सक क्या करते हैं? आपकी बीमारी चेक करते हैं, आपको दवाई वगैरह देते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, व्यापारी क्या करते हैं? हाँ, व्यापारी सामान बेचते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, और फिर क्या होता है? पैसा कमाते हैं हम लोगों से। तो ऐसी क्रियाओं पे जहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, उसको वो लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। फिर आता अनार्थिक क्रियाएं। ये आपकी मन की तसल्ली के लिए होता है। जैसे आज भोले का दिन है, सावन का पहला सोमवार है और दुनिया ने व्रत रखा है। ठीक है, कुछ रखते हैं, कुछ नहीं रखते, वो उनकी अपनी श्रद्धा है। आज के दिन लोग देखिए क्या होता है अनार्थिक क्रियाओं में, किसको चाहिए? जिसमें संपूर्ण समाज का हेतु, यानी कि सामाजिक फेस में, यह सामाजिक, धार्मिक आदि ज़रूरतों की पूर्ति हेतु की जाने वाली क्रियाएं, जैसे मंदिर जाना, दान देना। आपने किसी व्यक्ति की सिर्फ सिंपल वे में, सिंपली अपने मन की तसल्ली के लिए आपने किसी व्यक्ति की कोई सेवा कर दी, किसी बुजुर्ग की सेवा कर दी, तो ये हमारी ना सेटिस्फैक्शन के लिए, तो हमारी आत्मसंतुष्टि के लिए होता है। अगर तू मंदिर जाता तो देख, मंदिर का क्या होता है? तू मंदिर जा, तुझे लगा तू बहुत ज़्यादा विचलित है, तू बहुत ज़्यादा परेशान है, तू सिर्फ मंदिर में जाके बैठ, सिर्फ मंदिर में जाके बैठ, तेरे अंदर वो तसल्ली आ जाएगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। हम घंटियाँ बजाते हैं, सब में साइंटिफिक रीज़न है। वो घंटे तेरी नेगेटिव ऑरा को ख़त्म करेगा, तेरी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा, तो वो अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि वहाँ तुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। सही है, चलो। अब वो कहता कि आर्थिक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के मूल कारण, यानी कि जो हमारा इकोनॉमी है वो जन्म कैसे हुआ उसका, तो वो कहता है कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के मूल कारण समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्या कारण है? आर्थिक समस्याएं हैं। अब आर्थिक समस्याएं का अभी क्या मतलब है, आगे पढ़ने को डिटेल में मिलेगा। आर्थिक समस्या सामान्य इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि व्यक्ति विशेष की इच्छा और उसकी आवश्यकताओं से अधिक है। यानी कि जो तेरे नीड्स है ना, तेरा क्या सोया गया ब्रो, आईफोन होना चाहिए, हैं, गाड़ी होनी चाहिए, 4 पहियाँ भी होनी चाहिए गेड़ी मारने के लिए, और मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, जेनुइन बुलेट सी, या कोई और स्पोर्ट्स गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तेरे जेब में पैसा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी पार्टी वार्टी, सही। अब पीछे कोई बैठा हो तो आहा मज़ा आ जाएगा, देख जो तेरे मुंह पे हंसी आई। उसके बाद क्या, हुक्का होना चाहिए। मतलब अय्याशी करने के लिए तुम्हारे पास करोड़ों इच्छाएं हैं, जेब में नहीं है फूटी कौड़ी। समझ रहा है? तो इसी को कहते हैं कि भैया, क्योंकि व्यक्ति विशेष की इच्छाएं उसकी आवश्यकताओं से अधिक हैं। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा चाहिए। उन्हें पेट से बांध के सो जा, भाई खा ले, नहीं बिखेरूँगा, पागलपन है फालतू का। एवं इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संसाधन सीमित हैं। भाई जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, जो आपके पास संसाधन है वो लिमिटेड है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप उस 100 रुपये का बेहतर से बेहतर क्या इस्तेमाल करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे तुझे भूख लगी है, हमने तुझे 100 रुपये दे दिए, सही है। अब तू 100 रुपये में क्या करा, तू गया एक पिज़्ज़ा खरीद लाया, तूने खा लिया, तो घंटे 2 घंटे तक के लिए तो ठीक है, सही है। और फिर तुझे फिर पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। अब मान के चल, अब मुझे 100 रुपये मिले, तो मैंने क्या सोचा कि यार भाई पूरा दिन काटना है, तो पहले मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ पे 30-40 रुपये की थाली मिल जाती है, और हमने सपोज का 50 रुपये की थाली मिल गई। 50 रुपये में वो इतना खाना खिला देते कि आपका पेट भर जाता है। अब 4-6 घंटे आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने सुबह खा लिया, फिर आप अपने शाम तक सर्वाइव पानी वानी पी के कर सकते हो। शाम को आपने फिर 50 रुपये खा लिया, तो तू स्वाद में रह गया, मैंने अपना पेट भरा। तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये वही कहता है कि भैया आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं,
आवश्यकताएं अधिक हैं और संसाधन सीमित हैं। अतः अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम संसाधनों का इष्टतम उपयोग का मतलब होता है एकदम जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल करना, उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना, पूर्ण रूप से किस प्रकार कर सकते हैं जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। जो तेरे पास संसाधन हैं उनको बेहतर इस्तेमाल करना सीख, तो कम चीज़ों में ना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता है। तुम 4 घंटे किताब लेके बैठ रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम 4 घंटे से पढ़े, तुम सिर्फ बैठे हो। तो 4 घंटे बैठ के पढ़ रहा, वहीं एक बंदा 1.5 घंटे बैठ के पढ़ा, 1.5 से 2 घंटे, वो तो उससे ज़्यादा पढ़ गया, क्योंकि उसने अपने उस टाइम को ना जेन्युइन तरीके से यूटिलाइज़ करा। यानी कि हर 10 मिनट पे इंस्टाग्राम चेक हो रहा है, व्हाट्सअप चेक हो रहा है, कमर में दर्द मार रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, नहीं। 2 घंटे का मतलब है 2 घंटे जेन्युइनली अपने टाइम को इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इसीलिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है कि जो भी आपके संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, इच्छाएँ तो बहुत सारी हैं, उनको कैसे काबू कर सकते हैं। इच्छाएँ फालतू की हटानी पड़ती हैं और साधनों का इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत निम्नलिखित समस्याएं होती हैं, जैसे चयन की समस्या। जिस भी प्रकार का संसाधन हमारे पास है, अब मैं तुझे चयन वाली बात बता दूँ, तेरी जेब में 10 रुपये पड़े हुए हैं, एक एग्जाम्पल वाली समझाने वाली बात है। तूने देखी वो भाई चाउमीन मिल रही है, तूने गुप्ता जी की चाउमीन खा ली, पता है चाउमीन अनहेल्दी है, लेकिन स्वाद में खाता है आदमी और वो हैबिट में भी खाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ क्या यार, केले रखे हुए हैं, तुझे पता केले खाने हेल्दी हैं और चाउमीन खानी क्या है, 10 रुपये हैं तेरे पास, चॉइस तेरी है। तुझे स्वाद में जाना है तो चाउमीन खाएगा, हेल्थ की तरफ जाएगा तो केले खाएगा, लेकिन इंसान हेल्थ की तरफ तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, स्वाद की तरफ। तो चयन की समस्या हमेशा, चॉइस जो है ना वो भाई हमेशा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं इसको। अर्थशास्त्र के मूल में चयन की समस्या के संदर्भ में चुनाव करने की कला का अध्ययन किया जाता है। मतलब आपको यहाँ सिखाया जाता है कि आप किस प्रकार से अपने साधनों का इस्तेमाल करेंगे। मैं सुमित केले ले ले, 10 के 3 केले आ रहे हैं, मान के चल, अभी तो चल सावन के महीने में थोड़े महंगे रहेंगे, फिर भी कह रहे हैं हम 10 के 3 केले आ रहे हैं, क्योंकि 3 केले तू खा के काफ़ी अच्छे टाइम तक तेरे को भूख भी नहीं लगेगी और तेरी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये चाउमीन से तुझे लगेगा पेट भरेगा, तू ऊपर से पानी पी लेगा, बट वो अनहेल्दी चीज़ है। तो जब तू इन चीज़ों को सीखेगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से सीख सकता है। अब ये समस्याएँ भी चलते कैसे उत्पन्न होती है, कहता है यह समस्याएँ निम्न कारणों के चलते उत्पन्न होती हैं। अब वो कारण कौन कौन से हैं देख, उसको ढक देता हूँ, फ़ोन से रख दिया, रुक जा, यहाँ आ जाओ, इस पे ध्यान लगा। संसाधन दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ का मतलब है संसाधन बहुत सीमित है। संसाधन भाई साहब बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। तुमने कह दिया फ़ोन दिला दो, तुमने कह दिया बाइक दिला दो, तुमने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं होते, हमें बाहर जाना होता है, हमें खाना पीना होता है, कहाँ से लाए इतना पैसा, बता अस्करा है, ठीक है। और अगर इन सब के चक्कर में पड़ गए तो गिफ्ट भी देना पड़ता है, छुट्टे के भी चाहिए, चाय के भी चाहिए, है ना, सही है। हर उस चीज़ के लिए पैसा चाहिए जो आपको बर्बाद करेगी। तो संसाधन बहुत ज़्यादा दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ का मतलब बहुत लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, कम होते हैं काफ़ी, इतने नहीं है जितना तुम सोचे बैठे हो कि अरे भाई साहब, ठीक है। संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है एक से ज़्यादा, अनगिनत तो नहीं गिन सकते हो, बट एक से ज़्यादा, इसको इंग्लिश में ऑल्टरनेटिव यूजेस कह देते हैं। चल एक बात होता है, पेट्रोल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बाइक में, कार में और जनरेटर वगैरह में और मशीनें चलाने में, इंजन चलाने में, ठीक है। सब छोड़, पेट्रोल सूंघने में नशा होता है उससे, सही है। तो वैकल्पिक प्रयोग यानी कि एक तो वो हैं कम, ऊपर से उनके इस्तेमाल बहुत अलग अलग प्रकार से भी होते हैं। तो जब आपके हाथ में कोई संसाधन है जो कि बहुत लिमिटेड हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई इसके ना 10 यूज़ हैं, जो यूज़ सबसे बेस्ट होगा हमें वो सीखना है, सुमित करना। अगर हम उसको करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और हमने अपने रिसोर्सेज का सही जगह पे इस्तेमाल किया। और लास्ट में मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, इच्छाएं होती हैं लेकिन, सही है, ये चाहिए वो चीज़, डिमांड्स बहुत स्पेशल होती हैं। इसके चलते हम उन इच्छाओं उसका चुनाव करना पड़ता है जो हमारे लिए आवश्यक हैं अथवा जो कि हमें अधिक संतुष्टि देंगी। अतः यदि हमारे पास 1000 रुपये हैं और हमें पढ़ने हेतु किताबें चाहिए तथा एक जींस भी खरीदनी है, तो हम यहाँ पर हम दोनों कार्य नहीं कर सकते। तेरे पास 1000 रुपये हैं, तुझे पता 1000 रुपये की किताब आएंगे और 1000 रुपये की आ रही है जींस, तो तेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, किताबें हैं, जो तूने मरे से मन से बोला, नो डाउट की किताबें ही होंगी, ठीक है। किताबें नहीं हैं, जींस हैं
फनी हो रहा है? अभी नहीं है मतलब। अच्छा, अभी किताब इम्पोर्टेंट नहीं है? अभी किताबें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी किताब इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूरत बताती है कि कब कौन सी चीज़ क्या ज़रूरी है। हाँ। हम चुनाव में करना होगा कि दोनों में से हमारे लिए अधिक आवश्यक क्या है, अतः यह हम एक आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर मान के चल ब्याह शादी में जाना है तो उस टाइम पे शायद जींस इंपॉर्टेंट हो। एग्ज़ाम से पहले की अगर बात करें या फिर जब हम अपनी किसी क्लास में, तो 12th में हैं, तो तुझे पता है कि इस टाइम ब्याह शादी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किताबों की आवश्यकता है। तो सुमित वक्त बताता है कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत कब हमें पढ़ने वाली, तो हमारे हाथ में चयन का होता है। संसाधनों की समस्या की बात करें, संसाधनों से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए होता है। संसाधनों की समस्या, अब आपको कोई भी एक चीज़ बनानी है, उसका उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि भूमि कि ज़मीन की क्या ज़रूरत है, भूमि ज़मीन पे क्या होता है भाई, अगर तू किसी जगह किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है, तो उसका उत्पादन कर रहा है, तो तुझे एक ठिया मिलना चाहिए। अब हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक ठिया है, अगर हम अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाएंगे तो वो भी हमारा क्या है, एक ठिया है। पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं पता नहीं, जगह होनी चाहिए एक, श्रम, इसको लेबर बोल देते हैं। अब एक बात ध्यान रखियो कि एक अकेला व्यक्ति दुनिया के सारे काम नहीं कर सकता, है ना, एक अकेला व्यक्ति दुनिया के सारे काम नहीं कर सकता, तो उसको भी आवश्यकता होती है लोगों की, जिसके माध्यम से वो प्रोडक्शन कर सकें। औजार, औजार का मतलब कह सकते हो औजार, मशीन इत्यादि, ठीक है। बिना मशीनों का आप काम नहीं कर पाओगे। अगर मान के चल तू किसी चीज़ के टूल्स ही बना रहा है, किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर के टूल्स बना रहा है, टूल्स बनाने के लिए तो मशीनें चाहिए ना, और ध्यान रखिए पैसा भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए। इसमें एक शब्द और ऐड कर दें, पूंजी। तो ये वो सारी चीज़ें जिनके बिना आप कोई भी नया उत्पादन या प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आपके पास संसाधन नहीं है, इस बात की भी समस्या है। और क्या, वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुओं से अभिप्राय भौतिक मूर्त पदार्थों से है, ठीक है, जिनका उपयोग से लोगों की इच्छाएं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कपड़े, टीवी इत्यादि। तो किसी ने कहा वस्तुएं क्या हैं, कि वस्तुएं वो चीज़ें जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उसको सेटिस्फाई करती हैं, संतुष्ट करती हैं। सेवाओं से अभिप्राय है भौतिक, देख यहाँ क्या कहता है, भौतिक इट्स मूर्त पदार्थों, मतलब जो किसी मैटर के बने हुए बेसिकली। और ये क्या, भौतिक अभौतिक अमूर्त पदार्थों जो हमारी इच्छा में आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। जैसे अध्यापक, अब हम तेरे को पढ़ा रहे हैं, तुझे समझ में आ रहा है तो तेरी ज़रूरत पूरी है। डॉक्टर, तेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, हाँ, वो दवाई वगैरह देंगे चेक करके, तो भी वो है। व्यक्ति विशेष, तो कहता है व्यक्ति विशेष से आज से अपने निर्णय लेने में सक्षम इकाई से है, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म इत्यादि हो सकता है। तुझे पता है कि ये चीज़ करना मेरे लिए गलत है, तुझे पता है, लेकिन मन इतना ज़्यादा चंचल है कि दिमाग कह रहा है कि मत जा, मन कह रहा है जा, हम मन की सुनते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। और ये नहीं कि हर वक्त मन की नहीं सुनते, कुछ चीज़ों में मन बहुत अच्छी एडवाइस करता है, तो कुछ चीज़ों में दिमाग बहुत अच्छी एडवाइस करता है। हमें दोनों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें वो ना, मन के बहकावे में ना मन को तू अपना दास बना ले, ठीक है, इसीलिए कहते हैं हंसे मत ना, ठीक है। तो ये वाली बात आती है, तो इस वाली में इतना नहीं। अब इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सुमित पिछले पार्ट में देख लिया क्या है इकोनॉमी के बारे में। अब इसमें जानना है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, यानी कि इकोनॉमी का जो नेचर है वो क्या है। तो कहता है अर्थशास्त्र एक कला है, एक विज्ञान भी है, ठीक है। एक कला के रूप में अर्थशास्त्र हमें, मतलब कला के रूप में, जो उन्होंने कला बोला है, एक कला के रूप में अर्थशास्त्र हमें एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, मतलब उद्देश्य का मतलब होता है कि आपके पास कोई टारगेट है कि हमारा ये उद्देश्य है करना, वो उद्देश्य है करना, कि प्राप्ति हेतु एक सर्वोत्तम मार्ग को चुनाव करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि अगर आप इकोनॉमी को बारीकी से समझते हो, अर्थशास्त्र को बारीकी से समझते हो, तो आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति आराम से कर सकते हो। ये उसमें आपको मार्गदर्शन करेगा। मार्गदर्शन का मतलब होता है वो आपको राह दिखाएगा कि ब्रो ये कर, ठीक है। और विज्ञान रूप में क्या होगा, एवं विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र विभिन्न चरों के मध्य कारण, मतलब ये क्या कहता है, विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र विभिन्न चरों के मध्य कारण एवं प्रभाव संबंध, यानी कि कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशन को समझाने में समझाने में सहायता प्रदान करता है। इस बात का क्या मतलब है, अर्थशास्त्र के अंदर ना हर चीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है। उन चीज़ों के बीच में क्या रिश्ता है ये हमें अर्थशास्त्र समझाता है, बस उसको थोड़ा सा बारीकी से जानना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र के निम्न शेषों के अंतर्गत समझा जा सकता है, मतलब एज अ साइंस हम इसको वास्तविक विज्ञान के रूप में भी जानते हैं, इकोनॉमी एज अ पॉजिटिव साइंस। वास्तविक का मतलब जो रियल में होता है, पॉजिटिव होता है एक तरीके से, वास्तविक जो रियल में है, ठीक है।
एक वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र केवल मदों के मध्य कारण एवं प्रभाव संबंध को परिभाषित करने तक सीमित रहता है। ये क्या कह रहा है? वास्तविक विज्ञान अर्थशास्त्र केवल मदों के मध्य कारण एवं प्रभाव संबंध को, अब इसने कहा मदों, अब मान के चल दो चीज़ें कोई भी, से एग्जांपल हमने कहा कि भाई टमाटर, हमने एक चीज़ उसको बोला कि टमाटर एक वस्तु की तरह लिया हमने टमाटर को, और उसकी कीमत, इनके बीच में क्या रिश्ता है? टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं आज के दिन, तो लोग उसको कम खरीद रहे हैं। तो उसने बताया कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, नॉर्मल चीज़ें, तो लोग उनको कम खरीदते हैं, और जब चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं तब लोग उनको थोड़ा सा ज़्यादा खरीदते हैं। तो रिश्ता जो उन्होंने निभा दिया, ठीक है। अब आगे इसमें पढ़ने को मिलेगा कि भारत की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 140 करोड़ है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, आगे क्या करना है, उस पर भी डिसीजन आप इसको देख के ले सकते हो। तो वो ये कहता है कि इनके बीच में, मतलब वो रिश्ते को बताता है, इसके स्वरूप केवल क्या है पर जोर दिया जाता है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हमें बता। तो कहता है कि इसके रूप, जब आप पॉजिटिव साइंस के हिसाब से बात करोगे तो इसके रूप में क्या कहता है, क्या है पर जोर दिया जाता है, इसमें अर्थशास्त्री क्या होना चाहिए पर मंथन नहीं करते। भारत की जनसंख्या क्या है आज के दिन? 140 करोड़। क्यों है, क्या होनी चाहिए, उससे पे बात हमें नहीं करनी। मतलब आपको हमने बता दिया कि जी ये है, तूने पूछा भाई कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है, क्यों है, कैसे है, क्यों है, इन पर कोई बात अभी नहीं करनी इसके अंतर्गत, ठीक है। पर मंथन करते हैं, इसमें सही एवं गलत अथवा ये कहता मूल्यपरक संदेश नहीं दिया जाता, मतलब कि ये सही है गलत है, उन्होंने बोला ठीक है, आपने बोला मान लिया, दैट्स इट। बात कितने 140 करोड़ है, अरे अरे तो बहुत ज़्यादा है, इस पर बात ही नहीं करनी। मूल्यपरक मतलब उस पर वो कहता है कि उसमें वो डिटेल में नहीं जाएगा। अच्छा। वो कहता है कि क्यों 140 करोड़, तूने पूछा कि भाई भारत की जनसंख्या कितनी, 140 करोड़, सिंपल हो गया, ये पॉजिटिव को दर्शा रहा है, ठीक है। इसके तथ्यों में जैसे वह है वैसे ही कहते हैं प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, यानी कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों है, क्या करें, इन सब पे बात नहीं करनी, बस बेरोजगारी भाई भारत में बहुत ज़्यादा है, सिंपल। कि सुमित अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैल रहा है, पढ़ लो। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है, सिंपल। भारत में कीमतों के बढ़ने का क्या कारण है? भारत में कीमत बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी, इन्फ्लेशन की वजह से है। एक नोट उसने लिखा है, छात्रों को यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि दिए गए वाक्य गलत हो सकते हैं। तथ्यों की सच्चाई जांच का विषय है, इस विषय की वास्तविक यानी कि पॉजिटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे हमने कहा जी भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है, अब 140 करोड़ तो हमने अप्रॉक्स बताया ना, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ जो तथ्य देते हैं, जो पॉइंट्स देते हैं, वो सही भी हो सकते हैं और वो गलत भी हो सकते हैं। आपने पूछा कि जी अब कोई हमसे बाहर आके हो रहा है कि हाथी उड़ रहा है, उड़ने दो, ठीक है भाई, मान ले। उड़ता है? नहीं उड़ता ना, पता है ना हमें, वैसे ही नहीं करनी, सिंपल। अब हो सकता उड़ रहा हो कोई, उसने देख लिया उस सपने में, तो हमें आके बता रहा है, तथ्य गलत भी तो हो सकता है, हमने मान लिया, ठीक है भाई, सिंपल। आगे आ जाओ। विज्ञान के रूप में क्या है, ऐसे नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के उसमें आ जाते हैं, जो नीचे पढ़ने का भी हमें मिलेगा, ठीक है। क्या कहता है, एक आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र इस बात पर जोर देता क्या होना चाहिए। वहाँ कहता क्या है, ये क्या है, ये वाला अपना टोन होता, तेरा भी होता है, क्या है, आ तो रहा हूँ, क्या होना चाहिए। यह वास्तविक परिस्थितियों को मूल्यों एवं आदर्शों के परिदृश्य पे अवलोकित करता है। अजीब है, दोबारा पढ़ते हैं। यह वास्तविक परिस्थितियाँ, मतलब जो रियल में, जो ये वास्तविक परिस्थिति हमने पहले पढ़ी नॉर्मेटिव में, उसमें मैंने बोला कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है कि यार अब उसके बारे में यहाँ बात कर सकते हैं क्या, ज़्यादा नहीं है, कुछ नियम लाने चाहिए, लाइक दो बच्चे बहुत हैं। अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे करोगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की जो सरकारी जो हेल्प मिलती है वो नहीं मिलेगी, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, उन्हें सरकारी राशन वाशन के कार्ड में आप उनको नहीं लिखवा सकते, उसकी जिम्मेदारी फिर आप स्वयं लेंगे, ठीक है। यह वास्तविक परिस्थितियों के मूल्यों एवं आदर्शों के परिदृश्य पर अवलोकन करता है, यानी कि उनके जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि भाई 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, तो उन पे बात हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। एवं यह ये क्या कहता है, विवेचना करता है कि जो स्थितियाँ हैं वह वांछित हैं अथवा नहीं। यह मूल्यपरक संदेश देता है। वहाँ मना कर रहा था कि नहीं देता,
मतलब आप उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते, आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हो। एवं अवांछित परिस्थितियों को बचने के तरीके सुझाता है, जैसे भारत में बेरोजगारी कैसे कम की जाए, वहाँ बेरोजगारी थी, सिंपल, कैसे कम की जाए। नोटबंदी का क्या निर्णय सही था या गलत था, भारत में नोटबंदी हो गई, ठीक है, कि नोटबंदी क्या है कि 1000 और 500 के जो पुराने नोट है वो बंद कर दिए, सिंपल, ये सही है, ये हो जाएगा पॉजिटिव में, इस वाली में, पहली वाली में पॉजिटिव में, वो सही है या गलत रहा, यह आ जाएगा नॉर्मेटिव में, यानी कि वैज्ञानिक रूप में। आदर्श विज्ञान और उसमें क्या कहता है वास्तविक विज्ञान, फर्क है। क्या जीएसटी को लागू करने का निर्णय देश हित में था। जीएसटी क्या है कि भाई ऐसा हुआ कि जब बहुत सारे टैक्सेस थे ना, उनको ना एक साथ करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया गया। अब वो सही था या गलत था उसके ऊपर बात कर सकते हो आप लोग आदर्श विज्ञान में, यानी कि नॉर्मेटिव साइंस में। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, सिंपल चीज़ कि जीएसटी कब लगा था, 1 जुलाई 2017, सिंपल, ठीक है। वो आएगा किसमें, वास्तविक विज्ञान में, ठीक है। आ जाते हैं फिर वापस से यहाँ पर। तो ये डिफरेंस सुमित हम 3 नंबर के हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई बुरा नहीं है 3 नंबर के हिसाब से, जब हमें वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन देता है। एक बात और ध्यान रखना, चीज़ें लिखनी आनी चाहिए, तो जितना पढ़ाया जाए सिर्फ उतना करना है, बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नहीं, बहुत आराम से 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, बहुत आराम से करने के बाद भी। बाकी फिर हम अपना वक्त लेंगे, लाइक 1 शॉट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, बहुत वक्त मिलेगा, ठीक है। अर्थ क्या है वास्तविक अर्थशास्त्र का। वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक मुद्दों को तथ्यों के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है या वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ क्या कहता है, आदर्शात्मक के अंतर्गत आर्थिक समस्याओं के अध्ययन एवं आदर्श स्थिति की परिभाषित किया जाता है। तो हमने कहा था ना कि क्या है वो यहाँ डिस्कस हो रहा है, क्या करना है वो यहाँ डिस्कस हो रहा है, या क्या होना चाहिए। उदाहरण, भारत की अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तर निरंतर बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के मूल्य, लाइक हमारी जीडीपी लगातार इंक्रीज हो रही है, पर एक बात और है, भारत में बढ़ती हुई कीमतों, ये कह रहा है कि मूल्य स्तर निरंतर बढ़ रहा है, मैंने उल्टा बोल दिया जीडीपी वाला। भारत की अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर मतलब कि जो चीज़ें दाम हैं, प्राइजेज हैं, कीमतें लगातार महंगी होती जा रही हैं, ये बात आएगी वास्तविक अर्थशास्त्र में, ठीक है। लेकिन वो यहाँ क्या कह रहा है, भारत को बढ़ती हुई कीमतों के स्तर को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रॉब्लम हमने यहाँ देख ली, लगातार चीज़ें महंगी हो रही हैं, उसको रोके कैसे, उसकी बात आप नॉर्मेटिव यानी कि देख रहा मुंह सूख जाता बोलते बोलते, और कुछ नहीं, आदर्शात्मक, वास्तविक और आदर्शात्मक यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हमें डिस्कस करेंगे। कथन की बात करें, इसका संबंध क्या से है, इसमें क्या होना चाहिए से है, सत्यता की जांच। इसके अंतर्गत परिभाषित वाक्यों की सत्यता की जांच की जा सकती है, इसके अंदर वाक्यों की जांच नहीं की जा सकती। मतलब कैसे, इसका मतलब सत्यता मतलब वो सही है गलत है, हाथी उड़ता है, सही बात है, गलत है, होगी जांच, सही है। हाँ। फिर हमने बोला कि यार इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, अभी हमने बोला ना कि जनसंख्या बढ़ रही है, चीज़ें लगातार महंगी हो रही हैं, अब तो उस पर अपनी राय रख सकता है, वो राय सही है या गलत है, हर व्यक्ति की राय अपने आप में सही है ना, ऐसे सोचा जाता है। तो 3 नंबर के बड़ी प्यारी लाइटर बन गई, ठीक। तो ये वाला इतना ही डन, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे ये सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुमित सर कल जहाँ से डिस्कस हुआ था उसका आगे चलते हैं, सही 2 पार्ट बना लेते हैं ना इसके तक, ठीक है। अब तीसरे में मेरा भाई ये है कि वो कहता है कि अर्थशास्त्र का विषय सामग्री क्या है। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ तो सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो हमारी अर्थशास्त्र है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला हिस्सा क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो तुम्हें 11वीं क्लास में पढ़ना, सॉरी सीबीएसई वालों का था, जो तुम्हारा पहला पार्ट है, और दूसरा वाला क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हम व्यष्टि के बारे में जानते हैं, फिर जाके हम समष्टि के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या एक्चुअली में, जब किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो एक अकेला व्यक्ति हो या एक अकेली कंपनी हो, एक अकेली फर्म हो, कुछ भी हो, तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यष्टि माइक्रो का मतलब होता है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक वस्तु आदि के स्तर पर किया जाता है। तो जब आप किसी एक चीज़ के प्रोस्पेक्टस से बात करते हैं, किसी एक चीज़ को ध्यान में रख के बात करते हैं, तो आप बात कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की।
इसके अंतर्गत सामान्य यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। देख रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है, यानी कि थ्योरी ऑफ प्राइस। मतलब इसमें तुम ये जानोगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो वस्तु और सेवाओं को गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाता है, आप उनका प्राइस किस तरीके से डिसाइड करोगे, आप उसके मूल्य को किस तरीके से डिसाइड करोगे, वो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सीखने को मिलेगा। इसीलिए इसका नाम थ्योरी ऑफ प्राइस या फिर कीमत का सिद्धांत भी है। ठीक है, कहता व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इसके बाद वाले चैप्टर में हम उपभोक्ता के बारे में बात कर लेंगे, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मांग के सिद्धांत, ये अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड हम कहते हैं ना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, इसकी डिमांड बहुत कम है। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये एक चैप्टर है। ठीक है, कीमत का सिद्धांत, जो उसका नाम भी है बेसिकली। तो प्राइजेस के बारे में तो बात आमतौर पर होती रहेगी, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें इस बुक के अंदर पढ़नी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि मैक्रो। तो जब वो व्यक्तिगत एक की बात कर रहा था, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा था, एक की। लेकिन जब वो संपूर्ण की बात करेगा, कंप्लीट की बात करेगा, पूरी अर्थव्यवस्था की बात करेगा, तब बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन संपूर्ण को अगर इंग्लिश में बोले तो होल, इसको वैसे बोल देते हैं एग्रीगेट। सिंपल लैंग्वेज अगर इंग्लिश की लैंग्वेज होता है एग्रीगेट शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंदर देख रहे हैं समग्रो एग्रीगेट्स का अध्ययन किया जाता है, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होता है। अगर आपको कंप्लीट अर्थव्यवस्था को समझना है तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और एक व्यक्तिगत रूप में पढ़ना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत, यानी कि इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था कब जाके बैलेंस होगी, वो हमें सीखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था में असंतुलन का सिद्धांत, डिसइक्विलिब्रियम, कब ज़्यादा है कब कम है। इन्फ्लेशन, महंगाई कब होती है पता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा मांग यानी कि डिमांड होती है, और सप्लाई जिसको पूर्ति कहते हैं वो कम होती है। या फिर अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि मांग कम है पूर्ति ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशंस में असंतुलन आता है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड, समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई। तो वहाँ पे से वो डिमांड और सप्लाई पढ़ा रहा था, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को, यानी कि डिटेल में पूरी अर्थव्यवस्था मिलके टोटल कितनी डिमांड करती है वो। तो ये सब चैप्टर हैं अपने आप, ये भी चैप्टर हैं, इनको भी चैप्टर के माध्यम से सिखाया जाएगा। और राष्ट्रीय आय, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है। कुछ बात कह रहा है, विद्यार्थियों को एक विषय को समष्टि अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित करने से पूर्व परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन भारत के परिदृश्य में किया जाए तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु हो गया। यानी आप पूरे भारत की बात करते हैं, अगर भारत के परे भी बात करते हैं, मतलब देश विदेश की, देश में पूरा भारत आ गया, विदेश की बात करते हैं, तो अब ये ना, तो वह समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय वस्तु होगी। परंतु यदि इसका अध्ययन विश्व के परिदृश्य में किया जाता है तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु होगा। अब सुनिए मेरी बात, बड़ी प्यारी बात कह रहा है। अगर आप कंप्लीट भारत की बात कर रहे हो तो आप समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हो। अगर आप विश्व के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो मतलब देश विदेश की बात जब होती है तो संपूर्ण इकोनॉमी की बात है उसमें। लेकिन अगर विश्व के सामने रख के अकेले भारत की बात हो रही है, पूरा विश्व समष्टि अर्थशास्त्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पूरे विश्व में सिर्फ एक देश की बात हो रही है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एज अ व्यष्टि वाले फेस में। अगर आप सिर्फ भारत के अंदर सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो समष्टि, विश्व के सामने भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के सामने, तब वो व्यष्टि में कन्वर्ट हो जाता है। इसका डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है लाला कि 3 नंबर तक के लिए बहुत आराम से हमसे पूछ लिया जाता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक के लिए। सबसे पहला होता है उसका अर्थ। इसका यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, मांग, कीमत, पूर्ति इत्यादि। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सबकी बात करी जाती है, संपूर्ण की बात करी जाती है। एग्जाम्पल है समग्र मांग, समग्र पूर्ति, कीमत का स्तर,
इत्यादि। ठीक है। अध्ययन का क्षेत्र, इसमें एक व्यक्तिगत बाजार में कीमत एवं उत्पादन के निर्धारण, यानी कि एक व्यक्तिगत बाजार, सिर्फ एक मार्केट की अगर बात करें, जब हम अपनी मंगल बाजार की मार्केट की बात कर ले रहे हैं, मंगल बाजार में सपोज करके फलानी चीज़ 10 रुपये की मिल रही है और उसके 1000 पीस वहाँ अवेलेबल अभी हैं, तो ये उसकी बात होगी। जब देश के सामान्य कीमत स्तर पे बात करें, जैसे अब टमाटर की बात करो, तो टमाटर में पूरे भारत की बात कर लो, अकेले टमाटर की बात करना ऐसे तो व्यक्तिगत है, सिर्फ आप जब एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इसने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। तो एक देश के सामान्य कीमत स्तर एवं राष्ट्रीय उत्पादन के निर्धारण के विषय में पढ़ाया जाता है। टमाटर पे बात करें अगर खाली अकेले, तो कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये बोलें कि सब चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तब वो बात कर रहा है समष्टि के रूप में। परिचय, इसका परिप्रेक्ष्य सीमित है, जिसमें एक व्यक्ति विशेष अथवा एक बाजार से है। जब आप इसको पढ़ते हैं, इसकी सीमाओं की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर बात होती है या फिर किसी एक विशेष बाजार की, मतलब किसी एक चीज़ को ध्यान में रख के बात होगी खाली। और यहाँ पे क्या होता है, एक संपूर्ण देश की, ये बड़ा है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, काफ़ी बड़ा। आधार की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार कीमत है, मतलब इसका ऐसे लिख सकता है, दूसरा नाम क्या है इसका, पढ़ा था ना अभी हमने, क्या पढ़ा था ये, यहाँ पे कीमत का सिद्धांत। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार ना प्राइस है, क्योंकि उपभोक्ता एक उत्पादक अपने निर्णय कीमत के आधार पर ही लेते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, हम सब उपभोक्ता हैं कहीं ना कहीं। एवं उत्पादक वो लोग होते हैं जो चीज़ों का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अपने निर्णय कीमत के आधार पर ही लेते हैं, यानी कि इनको खरीदना है तो कीमत देख के खरीदेंगे, इनको बेचना है तो कीमत देख के बेचेंगे। यहाँ किस पर आधारित होता है, आय पर। उपभोक्ता बचत एवं निवेश से संबंधित आर्थिक निर्णय राष्ट्रीय आय के आधार पर लेता है, उस अपनी आय के हिसाब से वो कितना खर्च करेगा और कितनी बचत करेगा, ये उसकी आय बताती है। अगर आय ज़्यादा है तो ज़्यादा बचत करेगा, आय कम है तो कम बचत करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस बड़ा प्यारा है। चेक पॉइंट की बात करें तो कहता है कि कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिए गए हैं कि अर्थशास्त्र में समस्त क्रिया कितने भागों में विभाजित हैं, एक क्वेश्चन बना देता है। शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना कौन सी क्रिया है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, ये बन जाता है। अर्थशास्त्र एक कला है वह एक विज्ञान भी है, ये बन जाता है। एक उपभोक्ता का अध्ययन कौन से अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, एक उपभोक्ता व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये रहा ना यार, व्यष्टि में एक की तो बात कर रहे हैं। एक उपभोक्ता मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, ये हमने पीछे पढ़ा था। हाँ क्या अर्थशास्त्र एक क्या है, इसको देखते हैं जरा, डेफिनेशन में लिखा तो था, कहाँ था देखियो, ये रहा लिखा। तो अर्थशास्त्र एक कला भी है और क्या है, एक विज्ञान भी है। ठीक है, तो को दिखा दिया, वैसे ध्यान रखने वाली बात होती है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, ये हमने पीछे पढ़ा था। आजा, मूल कारण क्या था इसका, ये रहा, चयन की समस्या, मतलब आपको चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी, जो सबसे ज़रूरी है आप उसके ऊपर बात करेंगे। संसाधनों की समस्या, संसाधन बहुत सीमित हैं। वस्तुओं और सेवाओं की समस्या, व्यक्ति विशेष की समस्या इत्यादि। ठीक है, अब शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना कौन सी क्रिया है, शिक्षक तुम्हें स्कूल में पढ़ाता है, ये किस, सब बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन, ये पहले क्रिया कौन सी है, ये क्रिया कौन सी, क्रिया का मतलब है ये आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया। देख, जब एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, जब एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो वो लेता सैलरी, तो वो उसकी एक कैसी आर्थिक क्रिया है। अर्थशास्त्र में समस्त क्रियाएं, अर्थशास्त्र की जो समस्त क्रियाओं कितने भागों में विभाजित है, सिंपली दो तीन क्रियाओं की बात कर रहा है, एक आर्थिक क्रिया है और एक कैसी है, अनार्थिक क्रिया है। तो जो हमने पीछे पढ़ा वो हमने यहाँ पे सीख लिया। फिलहाल इतने, इसके बाद हमें डिस्कस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि अर्थव्यवस्था से आशय क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या है, डील। तो सुमित ये बना पार्ट 4। ठीक है, देख इसमें क्या होगा, कहता है कि अर्थव्यवस्था से आपका क्या आशय है, यानी कि आपको इकोनॉमी का मीनिंग जानना पड़ेगा, उसको जाने बिना आप आगे चीज़ें नहीं ले जा सकते। तो कहता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एवं जिसके द्वारा जन साधारण को आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं। क्या मतलब है इस बात का,
एक व्यक्ति काम करता है ताकि उसका जीवन चल सके, और वो हमें हमारे सिर्फ अर्थव्यवस्था ही प्रदान करती है। वो अर्थशास्त्र था जिससे पहले पढ़े थे, ये अर्थव्यवस्था है। तो क्या है अर्थव्यवस्था के अंदर? जिसमें एवं जिसके द्वारा जनसाधारण यानी कि आम लोग जो होते हैं को आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अब हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे या हम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं या हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते हैं, यानी कि कैसी एक्टिविटी, कैसी क्रिया, जिससे हमें पैसे लाओ। जो आर्थिक क्रिया है बेसिकली, तो हम अपना जीवन यापन चला ही नहीं सकते, हम अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। तो वो जो मिलता है वो हमें अर्थव्यवस्था से मिलता है अपने, ठीक है। कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, निवेश एवं विनिमय मुख्य प्रक्रियाएं हैं जो इस प्रकार हैं। ध्यान रखिए, ये इनके फेसेस हैं, इनको अगर सिंपल बोलें तो कहता है कि इसके क्या हैं, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, निवेश, ये क्या है, प्रमुख प्रक्रिया हैं। यानी कि ये प्रक्रिया अगर आप नहीं करता हमारा अर्थव्यवस्था, तो आप तक चीज़ें नहीं पहुंचेंगी और आप कोई काम आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहले का उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करना। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन से है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्ची सामग्री को वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है जो कि मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। सबसे पहले उत्पादन ही होता है। अब जैसे मान के चलो मम्मी भूख लग रही है, तो मम्मी आटे से बनाएंगी रोटी, और जो कच्चे हमारी सब्जियां होती है उनसे बनाएंगी पकी हुई सब्जी, है ना। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमने कच्चे माल का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज़ बनाई जिसको हम खा के पेट भर सकते हैं। जब तक वो बनेगा नहीं तब तक आप उसको खा नहीं सकते। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, किसका, वस्तुओं और सेवाओं का, सही है। और ये करता कौन है, जो उत्पादक होता है ना, उत्पादक यानी कि जो हमारी कंपनियां नहीं है, नोएडा वोएडा में जो कंपनियां हैं ज़्यादातर, इन लोगों का यही काम है, उत्पादन करना। जब उत्पादन हो जाता है यानी कि प्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद दूसरे फेज में हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। खाना बन के तैयार हो गया, अब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु या सेवाओं का पूर्णतः उपयोग किया जाता है, अथवा किसी क्या कहते हैं, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं को पूर्णतः उपयोग किया जाता है अथवा किसी अन्य स्वरूप में परिवर्तित किया जाता है। आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखा चला लिया, ठीक है, कमरे में अंधेरा, आपने लाइट चला लिया, आपको भूख लग रही है, आपने कुछ खा लिया, वो सब कंजम्पशन कहते हैं, यानी कि उपभोग करना कहते हैं। और ये कौन करता है, उपभोक्ता करते हैं, यानी कि हम जैसे लोग, हाउस होल्ड सेक्टर इसको कह सकते हैं, घरेलू क्षेत्र वाले लोग। निवेश, यह उत्पादन का वह भाग है जिसे भविष्य में आय अर्जित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आज के दिन जो आप पैसा कमाते हो, उस पैसे का कुछ हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था क्या करती है, मार्केट में निवेश करती है। क्योंकि बिना निवेश के, ध्यान रखियो, एक अर्थव्यवस्था ये कहती है कि जब एक व्यक्ति खर्चा करता है तब जाके दूसरा व्यक्ति पैसे कमाता है। अगर एक व्यक्ति खर्चा नहीं करेगा तो सामने वाला व्यक्ति कमा ही नहीं सकता। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। भाई आज तो आपने कमा लिया, कल क्या करोगे, तो उसके लिए निवेश करना पड़ेगा, विनिमय, एक्सचेंज करना। यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता जो बेचने वाला है, क्रेता जो खरीदने वाला है, को किसी प्रतिफल के बदले में किया जाता है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। आप दुकान से जाकर कुछ खरीदते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, सामने वाले व्यक्ति आपको किसी प्रकार की वस्तु देगा जिस प्रकार की आपको आवश्यकता है। फिर वो कहता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं। तो अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। इन्होंने तो सीधे सीधे लिख दिया, बट अगर वो बोले कितने प्रकार हैं तो 3 प्रकार हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, ये रहा, केंद्रीयकरण। ये कहता है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड या फिर प्लान्ड इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे उत्पादन करना, विनिमय करना, उपभोग आदि की योजना सरकार या एक केंद्रीय संस्था द्वारा बनाई जाती है। तो एक सिंपल सा मतलब है उसमें तो कि इसको हम ये करा ना कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी, केंद्रीय, जब सारा का सारा काम सरकार देखती है। यो किसके हाथ में होता है, सरकार, यानी कि आपके देश में क्या उत्पादन होना है, क्या विनिमय होना है, क्या उपभोग होना है, कितना निवेश होना है, ये सब कुछ डिसाइड करती है, निर्धारित करती है सरकार या फिर कौन, एक केंद्रीय संस्था।
जो सरकार द्वारा बनाई जा सकती है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी। सरकार अथवा केंद्रीय सत्ता संसाधनों के ऐसे प्रयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है जो पूरे समाज के हित में हो। सरकार जो जिस भी प्रकार का निर्णय लेती है वो ऐसे करना है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि शिक्षा हेतु विद्यालयों की कमी पाई जाती है तो सरकार को निजी स्तर पर इनकी स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित कर सकती है या खुद ही विद्यालय खोलने का निर्णय ले सकती है। हमें दिख रहा है कि यार इन क्षेत्रों में स्कूल बहुत कम है, या तो लोगों को प्रेरित करो कि तुम खोलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, या फिर ऐसा हो कि सरकार खुद खोले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सरकार खुद स्कूलों को खोलने शुरू करे और बच्चों को शिक्षित करे। आज के युग में सामान्य ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं पाई जाए, चीन इसका एक उदाहरण है, उदाहरण के तौर पे याद रख सकते हैं। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था। अब ये क्या कहता है, इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार होता है, यानी कि यहाँ कौन चलाता है, बाजार चलाता है सिचुएशंस को। बाजार अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु एवं सेवाओं की एक तय कीमत होती है एवं क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं का विनिमय इसी कीमत पर होता है। यानी कि आप मार्केट में जाओगे, जो भी चीज़ आपको मार्केट में मिलेगी, मार्केट में आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो उसका प्राइस पहले से डिसाइड है, सामने वाले व्यक्ति आपको उतने में ही बेचेगा, आपको उतने में ही खरीदना पड़ेगा। कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के पारस्परिक अंतःसंयोजन द्वारा किया जाता है। इसका ये मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की क्या कीमत होगी, मार्केट पे छोड़ दो, बाजार पे छोड़ दो। वो कैसे होता है, किसी भी वस्तु की कितनी डिमांड है यानी कि मांग है और उसके हिसाब से उसकी कितनी सप्लाई है, इनको ध्यान में रख के किसी भी चीज़ की कीमत निर्धारित करी जाती है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है यानी कि मांग बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें महंगी होंगी, मांग कम है पूर्ति के कंपैरिजन में तो कीमतें कम होंगी, और अगर इक्वल हैं तो बैलेंस्ड होंगी। ठीक है, ये लिखता भी होगा इस बात को, पक्की बात है। ये कहता है कि यदि किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत भी अधिक होगी। अगर पूर्ति देख, अगर मांग अधिक है तो कीमत भी अधिक होगी, और जस्ट इसका उल्टा, मांग अगर पूर्ति से कम है तो कीमत भी क्या होगी, कम होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करती। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, जर्मनी आदि में यह अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसको पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट अथवा मुक्त स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था यानी कि फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, सही है, पूंजीवादी। इसको समाजवादी भी सामाजिकवादी भी कह सकते हैं, समाजवादी कह रहा हूँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ सरकार निर्णय लेती है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर निर्णय लेता है, यानी कि बाजार निर्णय लेता है। कर रहा हूँ छुट्टी, भाई साहब कितना बोर हो रहा है यार तो, हैं इतने से हम बोर हो जाते हैं, इतनी देर वो नहीं होगी ना कैपेसिटी पढ़ने की। तीसरा कहता है इस अर्थव्यवस्था में मिश्रित, ये भारत के अंदर है, ये उदाहरण के लिए भारत है, इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीयकृत एवं बाजार अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, सरकार अपने काम करती है और जो प्राइवेट सेक्टर है यानी कि बाजार वो अपने काम करता है। इसमें निजी एवं सार्वजनिक, पब्लिक क्षेत्र दोनों ही साथ साथ कार्य करते हैं। सामान्य उपभोग की वस्तुएं निजी क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित की जाती हैं। देखा, सामान्य उपभोग की वस्तुएं निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत करी जाती हैं एवं इन वस्तुओं की कीमत का निर्धारण बाजार की ताकतों द्वारा किया जाता है। तो बहुत सारे काम है जो सरकार स्वयं करती है, बहुत सारे काम है जो प्राइवेट सेक्टर खुद से करता है। ठीक है, अब सर इन्होंने एक डिफरेंस दे रखा है छोटा सा, ठीक है, बल्कि इसमें थोड़ा सा और है, जैसे अभी यहाँ इन्होंने दे रखा है, इसको पूरा कर देते हैं। कहता इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तु जो कि देश हित के लिए आवश्यक हों वे सरकारी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित किया जाए, हथियार बनाना, पेट्रोल इत्यादि, जो कि देश हित के लिए आवश्यकता हो वो सरकार करेगी। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कोई बोले कि एक वापस से करते, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था, जहाँ पे पूरा प्राइवेट सेक्टर काम करता है, बाजार काम करता है। ये केंद्रीयकृत या जिसको सेंट्रलाइज प्लान बोल रहे हैं, या फिर इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा काम कौन देखता है, स्वयं सरकार देखती है। चीन उसका एक उदाहरण है। और अगर दोनों का मिक्स की बात करें, दोनों के मिक्स की बात करें तो फिर कौन सा भला, भारत है, ये दोनों काम करते हैं।
अब ये उनके बीच में अंतर दे रखा, तो ये अंतर भी इम्पोर्टेंट होता है। अंतर को करते हैं, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण केंद्र के अंदर कौन करता है? चेक करें, सरकार। बाजार के अंदर कौन करता है? बाजार की शक्तियाँ यानी कि प्राइवेट सेक्टर। और मिश्रित में कौन करता है? सरकार भी करती है ना, और बाजार शक्तियाँ दोनों करती हैं। बस इसको पढ़ने वाली बात है, चेक करें एक बार। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से सरकार अथवा किसी केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से बाजार की शक्तियाँ नियंत्रित करती हैं। यहाँ इस अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक क्रियाएं सरकार या केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है, और कुछ क्रियाओं को बाजारी शक्ति यानी कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में। आर्थिक निर्णय की बात करें तो आर्थिक निर्णय कहता है, ये भी बेसिकली सामाजिक कल्याण को आर्थिक निर्णय यानी सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और ये कहता है लाभ को अधिकतम करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें सामाजिक कल्याण का भी ध्यान रखा जाता है और लाभ का भी ध्यान रखा जाता है, तो इसमें दोनों की बात करी जाती है। उपभोक्ता की, ये कहता है प्रभुत्ता की बात करें, उपभोक्ता यानी कंज्यूमरिज्म पद्धति होती है उपभोक्ता की पसंद को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता। उपभोक्ता की प्रभुत्ता का ये मतलब होता है कि सरकार अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के क्या बनाना है, कैसे बनाना, उस पर ध्यान लगाती है। ये ध्यान नहीं लगाती कि इन लोगों को क्या चाहिए। अब अमीर लोगों को क्या चाहिए, अगर सरकार उस पर काम करेगी तो गरीबों को क्या होगा। अगर सिर्फ गरीब लोगों को क्या चाहिए, इस पर ध्यान देगी तो अमीरों को नुकसान होगा। तो जो अर्थव्यवस्था के लिए सही है उसको ध्यान में रख के ये लोग चीज़ें बनाते हैं या कुछ भी करते हैं। उपभोक्ता की प्रभुत्ता पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे उपभोक्ता को ध्यान दिया जाता है। ये लोग ये कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले, बाजार ये कहता है कि जो चीज़ आसानी से बिक सके, जो लोगों को चाहिए सिर्फ वही बनाओ। यहाँ क्या होता है, जो पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था के लिए सही है वो बनाओ। इसमें दोनों को ध्यान रखा जाता है। तो कहता है उपभोक्ता की पसंद को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ भी पाई जाती है। बाजार तंत्र उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रख के वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो इन दोनों जगहों पे तो कंज्यूमर को ध्यान में रख के चीज़ें बनाई जाती हैं, और यहाँ पे कंज्यूमर को ध्यान में रख के चीज़ें नहीं बनाया है। संसाधनों पर नियंत्रण, तो सरकार का नियंत्रण होता है। यहाँ पे किसका होता है? उत्पादकों का नियंत्रण होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर वालों का। यहाँ पे किसका? संसाधनों पर सरकार। इस पर क्या होता है? सरकार एवं उत्पादकों दोनों का ही नियंत्रण होता है। लास्ट की बात करें तो कहता आर्थिक क्रियाओं में सक्रियता। आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर, ये हो गया प्राइवेट सेक्टर, ये हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। तो यहाँ जो आर्थिक क्रियाएं, पैसे कमाने की बात भी सब कौन करवाता? सार्वजनिक क्षेत्र। ये कौन करवाता? निजी। निजी का मतलब प्राइवेट सेक्टर। और यहाँ पे कौन? दोनों ही क्षेत्र में सक्रिय होती है। इसको पढ़ लेते नोट को, उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक और ये वाली वीडियो यहाँ तक डन। यहाँ पर विद्यार्थियों को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि सभी अर्थव्यवस्था वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही होती हैं। यहाँ भले प्राइवेट काम कर रहे हैं, यहाँ पे भले सरकार काम करे, यहाँ पे दोनों काम करें, बट वो ये कह रहा है कि सब मिक्स ही हैं, जहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप बाजार के नियंत्रण के अंतर्गत किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन सरकार लेती है, और बाजार को कौन चला रहा है? प्राइवेट सेक्टर, यानी कि बाजारीय तंत्र चला रहा है। अंतर केवल इतना है कि कुछ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है, जैसे कि पहला वाला चीन वाले में, और कुछ में कम। यहाँ तो होता ही नहीं है, तो बहुत कम होता है इस वाले में, अमेरिका वाले में। अतः अमेरिका में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम, अमेरिका में तो बिल्कुल कम है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे, ठीक है। अतः उस बाजार अर्थव्यवस्था को उसे बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। ये कहता है उसे बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया जो हमारी प्राइवेट मार्केट होती है, प्राइवेट इकोनॉमी होती है। किसको? अमेरिका को। चीन को किसका माना जाता है? चीन में अधिकतम है। इसे केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। और भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देशों में आर्थिक क्रियाओं के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है, परंतु साथ में निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया है। अतः ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे उपयुक्त उदाहरण। तो उदाहरण याद रखना भी सुमित इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 1 नंबर में है। प्रॉपर सरकारी कंट्रोल बेसिकली चाइना, टोटल प्राइवेट कंट्रोल, बाजार का कंट्रोल अमेरिका, और दोनों का मिक्स भारत। ठीक है, अब ये टॉपिक हुआ डन। ठीक है, तो सुमित यहाँ तक तो डिस्कस हो चुका है, सही है। आज डिस्कस करना है अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी,
ये इम्पॉर्टेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और बल्कि एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे विश्व को पढ़ाना भी चाहिए बेसिकली, कि मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर वो कौन कौन से चैलेंज होते हैं जो हमें हमेशा हमेशा सॉल्व करने होते हैं। कहता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से आशय ऐसी समस्याओं से है जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। यानी कि दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम्स हर जगह होंगी, ये समस्याएं सबको फेस करनी पड़ती हैं। कहता है यह आधारभूत समस्या निम्न है। सबसे पहला है कि क्या उत्पादित किया जाए। तो ये जो सीबीएसई वाले फट बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादित करना है, क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसी अर्थव्यवस्था होती है उसी प्रकार से सामने वाले को, हर किसी की अपनी ज़रूरत अलग अलग है, तो सब अपने अपने हिसाब से, किसी को वस्तुएं चाहिए तो किसी को सेवाएं चाहिए, सबकी ज़रूरतें अलग अलग है, तो अलग अलग हिसाब से सबको अलग अलग सामान चाहिए। तो कहता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है, परंतु संसाधनों की कमी के चलते, क्योंकि संसाधन तो बहुत कम होते हैं, के चलते सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि जिसने जो मुँह खोल दिया उसको वही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर वो आगे क्या कहता है, अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना पड़ता है, मतलब हर किसी को उस टाइम पर डिसीजन लेना होता है कि क्या उत्पादित किया जाए, कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं और तथा सेवाओं में से वह किन किन वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन करेगा। ये उस टाइम पर उनको निर्णय लेना होता है। अगर मान अभी हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अगर वो केंद्रीकृत है, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निर्णय सरकार को लेना होता है, तो फिर सरकार उस निर्णय को लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि बाजार अर्थव्यवस्था है, तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो फिर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो उस टाइम पे उनको इस बात का निर्णय करना पड़ता है कि भैया कौन सी अर्थव्यवस्था, मतलब हमें यहाँ पे उल्टा बोल रहा हूँ मैं, उसे यहाँ पे निर्णय लेना होता है कि हम किन किन वस्तुओं का उत्पादन आराम से कर सकते हैं। यह निर्णय लेना पड़ेगा कि खाद्य पदार्थों एवं आवासों का निर्माण किया जाए अथवा विलासित की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। नहीं आया, मतलब लाइक दो तरह की चीज़ें मान लेते हैं। जैसे हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, मतलब हमारा घरेलू क्षेत्र है, हम घरों में रहते हैं तो हमारा होगा घरेलू क्षेत्र। ये जो कंपनियां चल रही हैं इसको कहते हैं व्यावसायिक क्षेत्र, जहाँ पे बिजनेस होता है, जहाँ पे व्यापार होता है। ठीक है, इनको फर्म्स भी कह सकते हैं। तो 2 पहलुओं में बांट रखा है। उत्पादित की जाने वाले वस्तुओं के प्रकार, इसके अंतर्गत यह निर्णय आता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए। दूसरा क्या है, उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा, इसके अंदर यह निर्णय आता है कि कितना, देख कौन सी वस्तु उत्पादित की जाए और कितनी उत्पादित की जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। ये बड़ा चैलेंज होता है। हाउस होल्ड सेक्टर वाली गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या फिर जो हमारे व्यावसायिक हैं इनको प्रोड्यूस किया जाए। इस प्रकार से सरकार को निर्णय लेना होता है, और ये निर्णय आप अपनी आज की स्थिति को देख के ले सकते हो। अब मान के चल शाम के टाइम भूख लग रही है, तुम खाने की चीज़ तो बना नहीं रहे, तुमने कहा कि एक काम करते हैं हम मतलब जो आवश्यकता है कि घरेलू चीज़ों में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। अब रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी लड़ाई, तो लड़ाई के टाइम पे सामने वाले व्यक्ति को बंदूक चाहिए, उस टाइम उसको रोटी नहीं चाहिए। और अगर सामान्य स्थिति है तब उसको रोटी चाहिए। तो आप स्थिति देख के डिसाइड करोगे कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादित किया जाए। फिर दूसरा सवाल आता है कि उत्पादन कैसे करें। अब उसमें देखियो दूसरे केंद्रीय समस्या है जिसके अंतर्गत प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए। वस्तुतः यह उत्पादन की तकनीक के चुनाव से संबंधित है। ऐसा होता है, देखो उन्हें रोज़गार भी लाना है, ठीक है, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी करना है, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। आज के दिन हम दुनिया में नंबर 1 है जनसंख्या के मामले पे। तो हमें अपनी जनसंख्या को रोज़गार भी देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रोडक्शन भी करनी है। तो सबसे पहले वो क्या कहता है, आप श्रम आधारित तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसका ये मतलब होता है सुमित कि आप यहाँ लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, मशीनों का कम। इस तकनीक में श्रम का उपयोग पूंजी यानी कि मशीनों से अधिक किया जाता है, जिससे देश से जनसंख्या, जिस देश की जनसंख्या अधिक हो जैसे चीन, वहाँ पर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब तो हमारा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, श्रम आधारित तकनीक का ये फ़ायदा होता है, देख भाई,
कि वहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो काफ़ी बेहतर तरीके से मिल पाता है, ठीक है। लेकिन इसकी दिक्कत एक है कि यहाँ पे ना उत्पादन ज़्यादा नहीं होता, मतलब ज़्यादा पीस आप नहीं बना पाते, क्योंकि जब हम मिल के काम करेंगे, हम लेबर की तरह काम कर रहे हैं, तो हम काम थोड़ा स्लो करेंगे, मशीनें काम थोड़ा तेज़ करती हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि आप श्रम आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ये रहा पूंजी आधारित तकनीक को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यहाँ पे क्या होता है कि इस तकनीक में पूंजी का उपयोग श्रम से अधिक किया जाता है। यहाँ पे लेबर का इस्तेमाल कम होता है, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जिस देश में जनसंख्या कम हो जैसे अमेरिका, वहाँ पे इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो क्या ये कहता है कि पहले था कि क्या उत्पादित किया जाए, अब वो आप अपनी अर्थव्यवस्था को देख के निर्णय लेंगे आपको क्या उत्पादित करना है। कहने का मतलब ये है कि आप घरेलू क्षेत्रों के लिए चीज़ों का उत्पादन करेंगे या फिर व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए चीज़ों का उत्पादन करेंगे। और फिर कहता है कैसे उत्पादन किया जाए। अब कैसे उत्पादन करने का मतलब ये होता है कि आप श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या फिर पूंजी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जिसकी जैसी अर्थव्यवस्था है उस प्रकार निर्णय लेता है। और तीसरा होता है किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इस केंद्रीय समस्या का संबंध आय के विभाजन से। आय का विभाजन का मतलब होता है कोई कम कमाता है तो कोई ज़्यादा कमाता है, तो ये विभाजन हो गया। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि आय के प्रत्येक उत्पादक घटन, आय के प्रत्येक उत्पादक घटक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखियो, जिस भी प्रकार की वस्तु का आप उत्पादन करते हैं, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको उत्पादक या उत्पादन घटक बोला जाता है। जैसे कि श्रम, अभी पढ़ेंगे, का हिस्सा होगा। जैसे श्रम को, ये ना श्रम का मतलब है लेबर जो होती है, को कितनी मजदूरी दी जाए, जिसने अपनी ज़मीन दे रखी है, भूमि को लगान कितना दिया जाए। कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए देता है तो उसको रेंट मिलता है, ठीक है। कोई व्यक्ति एज अ लेबर काम करता है तो उसको श्रम मिलता है। किसी व्यक्ति ने पूंजी लगा रखी है, ये ना, पूंजी पर ब्याज की दर क्या दी जाए, पूंजी वाले को क्या मिलती है, ब्याज मिलता है। अगर कोई ज़्यादा टाइम तक खेती करता है कोई किसान दूसरे की खेत पे, तो उसकी हो जाती है वो। ऐसा तो नहीं, ऐसा को तो कुछ नहीं है, बस ऐसा होता है जैसे मान के चल हमारे पास खेत है, ठीक है, और हमारे खेतों को तुम लोगों ने कहा कि भाई इनको ना हम ले लेते हैं बटाई पे। अब दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि आप हमें सालाना कुछ पैसे पे कर दो, जैसे मैंने कहा कि पूरे साल में आप 5,000 रुपये हमें पे कर देना हमारे खेत के, इस वाले खेत के टुकड़े के, और एक साल तक ये खेत आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि एक काम करियो कि जो फसल उगेगी उसमें मान के चल 10 किलो हुई तो 3 किलो हमें दे दियो, या 3 किलो 33 ग्राम, तो वो ऐसे वही 3 किलो 333 ग्राम इस तरीके से, यानी कि 1/3, और बाकी हिस्सा तू रख लियो। तो कुछ लोग तो फसल के हिसाब से करवा लेते हैं काम, और कुछ लोग क्या करवा लेते हैं, पैसों के हिसाब से करवा लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो रूल्स ये कहा जाते हैं, इतना डिटेल में तो नहीं पता। जैसे कि अगर एक किराएदारी के मकान में शायद ये कहते हैं कि 10-15 साल उससे ज़्यादा से रह रहा है तो वो उसकी जगह हो जाती है, बट शायद लोग ऐसा तो है नहीं कि यूँ करके दे दें, ठीक है। इतने कानून तो हमें भी नहीं पता, लॉ में घुसना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है ना कि किसी ने ज़िंदगी भर, आप किसी को 10 साल हो गए हमारे खेत इस्तेमाल करते हो तो खेत उनके हो गए। हमने खेत उनको सिर्फ इसलिए दे रखे हैं ताकि वो बदले में हमें उस खेत को इस्तेमाल करने के लिए थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं या फिर फसल दे देते हैं, ठीक है। ऐसे चलता है, ये गाँव देहात में बहुत चलता है। तो ध्यान रखिए, श्रम के बदले श्रम वाले व्यक्ति को क्या मिलती है, मजदूरी। जो भूमि देता है उसको क्या मिलता है, लगान। है लगान का मतलब ना किराए से मान लो। पूंजी वाले को ब्याज। एवं साहसी को कितना, साहसी का मतलब होता है जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, क्योंकि बिजनेस में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, यानी कि प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लॉस। आय के विभाजन के पश्चात ये सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ता के पास वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने हेतु पर्याप्त संसाधन है अथवा नहीं है। यानी कि आप लोगों की इनकम देखोगे, किसी क्षेत्र में इनकम तो इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए तो कुछ भी प्रोड्यूस कर दो, वो कुछ भी खरीद लेंगे। और किसी किसी क्षेत्र में लोगों की आय इतनी कम है कि उनके लिए ना बहुत बेसिक चीज़ें उत्पादित की जाती हैं, तब जाके उसको खरीद सकते हैं। अब कोई मजदूर तो 100 रुपये कमा रहा है ना, और वहीं एक व्यक्ति ऐसा जो लाख रुपये कमा रहा है, तो कितना फ़र्क आ जाएगा। लाख रुपये वाला व्यक्ति तो आराम से खरीद लेगा चीज़ें, लेकिन 100 रुपये वाला व्यक्ति तो नहीं खरीद पाएगा ना, ये वाली बात है। आगे इसको पढ़ें तो वो कहता भाई कि अर्थशास्त्र की इस समस्या के निम्न रूप को भी साझा किया जा सकता है या समझा जा सकता है, उल्टा पढ़ दिया, निम्न रूप से भी समझाया जा सकता है। संसाधनों के सीमित भागों में होने के कारण, संसाधन तो सीमित है, संसाधन के सीमित भाग होने के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज में सभी वर्गों के लिए आवश्यक मात्रा में वस्तुओं तथा उत्पादन नहीं कर सकती। संसाधन लिमिटेड हैं। इसका ये है कि जिसकी पहली ज़रूरत है, देख वो डिपेंड करता है, अगर वो अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है कुल मिला के। सरकारी अर्थव्यवस्था है
तो वो पहले लोगों के भलाई हेतु चीज़ें उत्पादित करेंगे कि जो लोगों को आराम से लोग खरीद सकें। लेकिन अगर वहीं बाजार अर्थव्यवस्था है तो जो पहले खरीद सकता है, जो पहले खरीद सकता है, जिससे ज़्यादा मुनाफे होगा, आप उनके लिए उत्पादित करेंगे, यानी कि गरीबों के लिए उत्पादित करेंगे या अमीरों के लिए। कुल मिला के ये शब्द आ जाता है। तो कहता है, देखियो यहाँ पे इसको आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, जब इनको क्वेश्चन में करने की प्रैक्टिस करेंगे ना तभी चीज़ समझ में आ जाएगी। फिलहाल अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी तो उसको वन शॉट में भी पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लगाने, सब कुछ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि संसाधन को हो गए, यहाँ पे कहाँ तक थे हम, नहीं कर सकती, मतलब सभी के लिए उत्पादन नहीं कर सकती। यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाए, निर्धन वर्ग का मतलब है गरीबों के लिए, तो इसमें सामाजिक न्याय को तो प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु इसमें उत्पादकों का लाभ कम होगा तथा सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि निम्न होगी। अगर आप गरीबों के लिए उत्पादित करते हैं तो ये सोशल वेलफेयर, जो कहते हैं ना सामाजिक न्याय, सोशल वेलफेयर, समाज के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो उत्पादित कर रहा है उसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर ऐसे डिसीजन सरकार लेती है, और सरकार प्रॉफिट को ध्यान में रख के, यानी कि लाभ को ध्यान में रख के निर्णय नहीं लेती, वो गरीबों को ध्यान में रख के निर्णय लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो होगी तो अर्थव्यवस्था लंबे समय तक पिछड़ी रहेगी। अगर आप सिर्फ गरीबों को ध्यान रखेंगे तो आप सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, आप बढ़ेंगे कम, ये वाला भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। इस अर्थव्यवस्था में ये कहता है समक्ष चयन की समस्या उत्पन्न होती है, अतः सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए या सकल घरेलू उत्पाद का ये सर्वाधिक क्या ये मुंह सूख जाता है, सर्वाधित किया जाए, इस तरीके से पढ़ सकते हैं इसको, मतलब समझ। अगर गरीबों के लिए उत्पादन करेंगे तो सामाजिक विकास होगा, अर्थव्यवस्था पिछड़ी रहेगी। अमीरों के लिए उत्पादन करेंगे, ठीक है, तो गरीबों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो जो पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है, जो मतलब जो गरीब हैं, जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाएगा कभी। तो दोनों चीज़ों में बड़ा टास्क होता है कि अमीरों के लिए उत्पादित करें या गरीबों के लिए उत्पादन करें, ये चीज़ भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया में हर देश के हर कोने में पाई जाती है। नोट, आधुनिक अर्थशास्त्रों ने एक चौथी केंद्रीय समस्या को भी परिभाषित किया है। इसको क्या कहते हैं, यह समस्या संसाधनों के संवर्धन एवं सतत विकास, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मतलब समझिए इसका क्या है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधनों में संवर्धन एवं सतत विकास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक तो हमें संसाधनों को भी बनाना चाहिए। आज के एग्जाम्पल दे तो जैसे धूप है, धूप सिंपल पड़ती है, तो आप सोलार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोलार एनर्जी आपके घर को पूरी बिजली प्रोवाइड करेगी, ये हमारे कुदरत को भी नुकसान नहीं देगा, क्योंकि जो बिजली यहाँ पे बनती है ज़्यादातर कोयले से बनती है। तो आपको इस प्रकार से ग्रोथ करनी है कि मतलब आपको संसाधनों को भी बढ़ाना है ना। और ये जो कहता है ना कि सतत विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ये ऐसी डेवलपमेंट होती है, ऐसा विकास होता है सुमित, कि आज के दिन देख पहाड़ों में कितनी बुरी हालत है, कहीं कहीं इतनी बारिश पड़ गई है कि हालत डाउन है बुरी तरीके से, और कहीं कहीं अभी भी बारिश नहीं। स्टिल भारत में बहुत जगहों पे ऐसी बारिश है जो कम पड़ी है। बिहार में बारिश कम पड़ी है यार, 11 पॉइंट कुछ मिलीमीटर होती है, कम पड़े 3 मिलीमीटर के आसपास पड़ी है मात्र, ठीक है, ये दिक्कत है। तो वो ये कहते हैं भैया कि आपको इस प्रकार का विकास करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी संसाधन बचे रहें, और हमें संसाधन की लगातार उत्पत्ति भी करनी है, संसाधनों को बचा के चलना है, तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक में यहाँ पे है, ठीक है। अगर चेक पॉइंट की बात करें तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ किसे कहते हैं, ये तो एक क्वेश्चन के तौर पे पढ़ सकता है, ठीक है। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, 2 थे ना, वो व्यष्टि और समष्टि वाला फेज था। चीन किस तकनीक के अंतर्गत आता है, हमने पढ़ा था, अभी चीन आता है श्रम आधारित तकनीक के अंदर आता है। चौथी केंद्रीय समस्या किससे संबंधित है, ये संसाधनों के संवर्धन एवं सतत विकास से संबंधित है इत्यादि। तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। तो सर आज आपको डिस्कस करना है हमारे साथ कौन सा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, या फिर उसको दूसरा जो उसमें पूरा पढ़ोगे तो मिलेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से जो सीखेंगे उसको आगे जो फ्यूचर में इंडिफरेंस करवाएगा, तो उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो ये कहता है कि उत्पादन संभावना सारणी। अब सारणी के शेड्यूल का क्या मतलब होता है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसे अगर हम किसी की इन्फॉर्मेशन को डिब्बों में लिख दें तो ये सारणी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 2 चीज़ें लिखी हैं, गेहूँ और गेहूँ एवं दालों का उत्पादन संभावना सारणी।
यानी कि आपको गेहूं का उत्पादन करना है और आपका दालों का उत्पादन करना है। उससे पहले इसके बारे में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, उत्पादन संभावना सारणी उन सभी संभावनाओं की एक सारणी है, यानी कि शेड्यूल है, जिसको आप एक बॉक्स में लिखते हो, मतलब एक सारणी के द्वारा व्यक्त करती है। मतलब ये कहता है कि इसमें क्या होता है, उन सभी संभावनाओं को, संभावना को मतलब होता है कि जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन दे देगा वो, सारणी के द्वारा व्यक्त करती है, ठीक है, जिनके द्वारा दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। अब दो वस्तुओं का उत्पादन करना है तो इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया था, गेहूं का उत्पादन करना है और हमारी पल्सेस दालों का उत्पादन करना है। एक उत्पादन संभावना सारणी निम्न मानों पर आधारित होती है। सबसे पहला, उपलब्ध संसाधनों की मात्रा स्थिर है, यानी कि आपको जो संसाधन दिए जाएंगे, सपोज करो आपको पैसे दिए गए, तो वो दोनों के मतलब जब आप इन दोनों का उत्पादन करेंगे तो वो दोनों ही केसेस में बिल्कुल सेम रहेगा। आपके संसाधन यानी कि रिसोर्सेज नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे कम कर दिए जाएंगे या फिर आपके पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, कि जैसे हमने कहा कि सुमित ये लो 1000 रुपये भैया, अब आपको इससे गेहूँ भी उत्पादित करने हैं और दालें भी उत्पादित करनी हैं, तो वो फिक्स रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। जो तकनीक है, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे इनको प्रोड्यूस करने के लिए, इनका प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, वो भी बिल्कुल स्थिर रहेगी, यानी कि इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। संसाधनों के पूर्णतः उपयोग लिया जा रहा है। जो भी हमारे पास संसाधन हैं हम उनका 100% यूज़ कर रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि ऐसा कोई भी संसाधन नहीं है जिसका हम जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल ना करें। मतलब जो भी प्रकार का, चाहे वो हमें कोई भी हो, वॉटेवर, चाहे वो हमारे खाद्य पदार्थ हों, ठीक है, या हमें पानी की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिस भी प्रकार का संसाधन हमारे पास अवेलेबल है हम उसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बेस्ट नहीं हो सकता। प्रत्येक संसाधन प्रत्येक वस्तु के उत्पादन हेतु कुशलता से उपयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनियो, प्रत्येक संसाधन प्रत्येक वस्तु के उत्पादन हेतु कुशलता से उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि एक संसाधन को एक वस्तु के उत्पादन से हस्तांतरित कर दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जाए तो सीमांत अवसर लागत बढ़ जाती है। अब ये सीमांत अवसर लागत क्या इन्होंने बीच में ही दे दिया है, बात करेंगे। तो इस वाले पॉइंट को पढ़ने का मतलब है कि जब हमें सीमांत अवसर लागत के बारे में पता चल जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा। पर ध्यान रहे, अगर हम गेहूं का उत्पादन करेंगे तो उससे दालों के उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा, अगर हम दालों का उत्पादन करेंगे तो उससे गेहूं के उत्पादन पर फ़र्क पड़ेगा। तो जानते हैं कि सारणी है क्या। मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है सुमित। वो ये कहता भैया कि आपको दालों और गेहूं का उत्पादन करना है। अब उत्पादन के विकल्प है, आप ये उत्पादित कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दे दिए। अब गेहूं 1,00,000 क्विंटल में, दाल वो भी 1,00,000 क्विंटल में। पहले वाला ऑप्शन में उन्होंने क्या करा, सिर्फ चेक करो दालें उपजाएंगे, सिर्फ दालें, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 1 क्विंटल गेहूं यानी 1,00,000 क्विंटल गेहूं और 14,00,000 क्विंटल क्या हुए हमारी दालें। अब देखो ध्यान से, ये गेहूं का उत्पादन बढ़ाते चले जाएंगे जिसकी वजह से दालों का उत्पादन घटता चले जाएगा, क्योंकि आप रिसोर्सेज को एक टाइम पे एक ही जगह लगा सकते हो, सही है। किसी को सिर्फ दालों की ज़रूरत है तो वो इस वाले और विकल्प ए पे जाए। किसी को कहना है थोड़े से चावल भी होने चाहिए, थोड़े से बहुत, तो इस वाले पे जा सकता है, 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 इस वाले पे जा सकता है। अब एक बात ध्यान से नोटिस करिए, इन सब के बीच में कितने कितने का गैप है, 1 का, और यहाँ गैप चेक कर, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। इसका ये मतलब होता है सुमित कि अगर आपको 1,00,000 क्विंटल गेहूँ ज़्यादा उपजाना है तो उसकी वजह से आपको इतना दालों का जो है ना सैक्रिफाइस, मतलब दालों की कमी करनी पड़ेगी। जब आप शुरू में 1,00,000 क्विंटल गेहूँ की कमी करेंगे तब जाके, दालों की कमी करेंगे तब जाके गेहूँ उपजेंगे। जब आप 2,00,000 क्विंटल की दालों की कमी करेंगे तब जाके दूसरा 2,00,000 क्विंटल गेहूँ उपजेंगे। जब आप तीसरा 1 क्विंटल गेहूँ उपजाने के लिए जब आपको 3,00,000 क्विंटल दालों की जब आप मतलब सेक्रीफाइस करेंगे, उन्हें कमी करेंगे, तब जाके इसका तीसरा लाख उपजेगा। चौथा लाख उपजाने के लिए इसने कितना 4,00,000 क्विंटल का योगदान मतलब है वो कम कर दिया, और यहाँ कितना का कर दिया, कम। तो ये सीधा सीधा ही दिखा रहा है कि गेहूँ का उत्पादन तो बढ़ रहा है 1,00,000 क्विंटल से, और बदले में दालों का एक लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, इतना क्या होता जा रहा है, ये तो लगातार घटती जा रही हैं और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्हीं के इस रेशियो को सीमांत अवसर लागत बोलते हैं, ठीक है। सीमांत अवसर लागत देखते हैं,
अब देखो सर, समझ में आया क्या हो रहा है? तो जितना जितना सेक्रीफाइस हम दालों के, यानी कि जितना जितना हम दालों के लिए कमी करते जा रहे हैं संसाधनों की, उतने में क्या हो रहा है? एक एक क्विंटल गेहूँ जो है, लाख क्विंटल गेहूँ उपजता जा रहा है, उसका उत्पादन होता जा रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 वो ये वाले हैं, 1 2 3 4 5, और ये एक कौन से गेहूँ वाले हैं। तो ये तो हो रहे हैं सेक्रीफाइस, इनमें तो हो रही है कमी, और ये बढ़ते जा रहे हैं लगातार। उनके रेशियो को, उनके अनुपात को बोला जाता है सीमांत अवसर लागत। बट इसकी परिभाषा आगे पढ़ने को मिलेगी, तब वहाँ देखेंगे इसको। फिर आता सर आपका उत्पादन संभावना कर्व। मतलब अगर हम इसी चीज़ को अगर हम अपने कहाँ पे, वक्र यानी कि कर्व पे दिखा दें, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस। अब सुनिए ध्यान से, उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो दी गई वस्तुओं कौन कौन सी, गेहूँ और दालें के सभी वैकल्पिक उत्पादन, वो कौन कौन से थे, A B C D दिखा दे रहा हूँ मैं, देख। तो ये कहता है कि एक ऐसा वक्र है जो दी गई वस्तुएं कौन सी हैं, गेहूँ और दालें के सभी वैकल्पिक कौन से, A B C D E F उत्पादन संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। मतलब कि आप इस तरीके से ए कर सकते हैं कि आप गेहूँ उपजाएं ना, 15 लाख क्विंटल आप दाल उपजा लें, या फिर ऐसा होता है कि आप 5 क्विंटल गेहूँ उपजा लो और एक 0 बिल्कुल दालें कर दो, या फिर इनमें से बीच का कोई सा, जो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वो उस हिसाब से क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को अगर हम इन्हीं वैकल्पों को जो गेहूँ और दालों के हैं अगर अपने ग्राफ पे दिखाएं, तो वो जो ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे उत्पादन संभावना वक्र। आगे बढ़ें। जबकि संसाधनों एवं उत्पादन तकनीक स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, मतलब ना तो आप संसाधन बदल सकते हैं, ना ही आप तकनीक बदल सकते हैं। यदि केंद्रीय समस्याओं को हल करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो होता है ना केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादित करें, कैसे उत्पादित करें, किसके लिए उत्पादित करें, अगर उनको सॉल्व करना है तो इनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण है, महत्वपूर्ण उपकरण है। यह एक उत्पादन संभावना सारणी को वक्र के रूप में प्रदर्शित करता है। इसी चीज़ को, इसी सारणी को जब आप वक्र के रूप में कन्वर्ट करते हो तो वो उत्पादन संभावना सारणी, उत्पादन संभावना वक्र बन जाता है। ठीक है, ये रहा उपरोक्त दी गई उत्पादन संभावना सारणी के आधार पर बनाया गया वक्र। देख, इन्होंने दालों को लिया है वाई एक्सिस पे और गेहूं को लिया है एक्स एक्सिस पे। तो सिंपल सा ग्राफ ध्यान रखियो, अगर कोई मुझसे बोले कि कैसे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ शुरू होगा यहाँ से और लगातार ऐसे गिरता चले जाएगा, लगातार ये यहाँ से इन्होंने उठाया, लगातार गिरता चले गया। और अगर तेरे को वैल्यूज़ दिखानी भी हैं तो ये ए कौन सा है चेक कर, 0 पे 15, तो ये रहा होगा 15, तो ये 0 पे 15 हो गया, लिख दे रहा हूँ चलो मैं 0,15। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये 14 है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1 है, तो ये 1,14। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 2,12, 3,9, 4,5, और ये कितना 5,0। तो ध्यान रखियो ऐसे वैल्यूज़ हमें नहीं दिखानी होती है। जो हमने ये वाला बनाया ना हैंड फ्री ग्राफ बोलते थे इसको, हैंड फ्री ग्राफ। हैंड फ्री ग्राफ का मतलब है या आपने अपना वाई एक्सिस लिया या आपने अपना एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस पे गेहूँ को लिखो और वाई एक्सिस पे दालों को, और यहाँ से ये उठाया पेन और ये नीचे को बना दे, यहाँ से ए बी सी डी ऐसे ई और एफ ऐसे करके इनके पॉइंट्स को दिखा दिया। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को प्रॉपर पुट करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। नोट क्या कह रहा है वो आगे, दी गई सारणी एवं वक्र यह स्पष्ट करता है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, यानी कि आप अपने संसाधनों का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो आप इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो सामने वाले के सामने रख सकते हैं। संभावनाओं के अनुसार उत्पादन किया जा सकता है। यदि संभावना ए को चुना जाए तो गेहूं का उत्पादन 0 होगा और दालों का उत्पादन 15 लाख क्विंटल होगा। उसके पश्चात जैसे जैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ाया गया वैसे वैसे दालों का उत्पादन कम होगा। क्यों? फिर जो दालों पर पैसा खर्च हो रहा था वो किस पे होगा, फिर गेहूं पे होगा। अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकल्प का चुनाव करेगी। जैसे आपकी ज़रूरत है, जैसे आपकी अर्थव्यवस्था को चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आप इनमें से किसी भी ए बी सी डी ई एफ से किसी भी पॉइंट को अपना चूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, इसके क्या कहते हैं, तुम्हारी विशेषताओं के बारे में पूछता है कि भाई इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स ध्यान रखियो, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलाव है। बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक, ना लेफ्ट टू राइट, चेक कर, लेफ्ट से राइट, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया लेफ्ट हिस्सा और इधर की तरफ चल रहा है, ये होगा कहीं ना कहीं राइट हिस्सा। तो बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है और लगातार नीचे को झुकता जा रहा है। ये तो हो रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि दालों के जो संसाधन हैं
वो हमने कहाँ खर्च करे, गेहूं को उपजाने के लिए, इसलिए ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने हेतु तो अगर आपको गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। संसाधनों को स्थिर होने के कारण दोनों वस्तुओं के उत्पादन में एक साथ वृद्धि नहीं की जा सकती। आपके पास रिसोर्सेज है लिमिटेड। तुझे तेरे एग्जांपल में बता दूं, तेरी जेब में 100 रुपये, घर वालों ने ऑप्शन दिया कि चिली पटेटो लिया चाउमीन लिया, तेरे ऊपर है। तूने 100 रुपये की चाउमीन करा ली, चिली पटेटो कराई नहीं, एक ऑप्शन। 100 रुपये की चिली पटेटो करा ले, चाउमीन करा ही मत। ऐसा करा ले 90 रुपये की चाउमीन करा ले, 10 रुपये के चिली पटेटो करा ले। या ऐसा करा ले कि 20 रुपये के चिली पटेटो 80 की चाउमीन। या ऐसा करा ले 30 रुपये के चिली पटेटो, सपोज कर 50 क्या कहते पैसे पूरे खर्च करने, 70 रुपये की चाउमीन। फिर तूने कहा कि ऐसा कर कि 80 रुपये की चिली पटेटो करा ले, 20 रुपये की चाउमीन। या 90 के चिली पटेटो करा ले, 10 रुपये की चाउमीन। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी आवश्यकता क्या है और आपको पसंद क्या है, यानी आपकी घर की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो आराम से जो तुम्हारे संसाधन है। अब तुझे पता है कि अगर मैं चिली पटेटो ज़्यादा खरीदूंगा, ठीक है, तो चाउमीन में कटौती करनी पड़ेगी। दोनों आधा आधा भी तो ले सकते हैं, 50-50 भी हो सकता है, वो ऑप्शन में अवेलेबल होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए वो लेफ़्ट से नीचे यानी कि लेफ़्ट से राइट जाता है, यानी कि बाएं से दाएं जाता है, और नीचे की ओर उसका झुला क्या होता है, झुकाव होता है इसका। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर न्यूनतम अथवा उन्मुख, उन्मुख का मतलब कॉनकेव। 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता था कॉनकेव कॉन्वेक्स, उत्तल और ये ना उन्मुख, वो क्या कहते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इस तरीके से था हिंदी में, ठीक है। ऐसा सीमांत, ये ऐसा क्यों होता है, सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण होते हैं, यानी कि जो ये कॉनकेव होता है ना, इसका कॉनकेव शेप क्या होता है, ये कॉनकेव है, ये वाला बन गया। अगर ये ऐसा बाहर की तरफ होता, देख कुछ तो ये हो गया, ऐसे बनते हैं, कुछ बनते थे ऐसे, है ना, तो वो ये वाला है जनरली, आमतौर पर वो इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से। और ऐसा क्यों हो रहा है, सीमांत अवसर लागत, जैसे शुरू में 1, फिर 2 हुई, फिर 3, फिर यानी कि 1 क्विंटल को उपजाने के लिए 1 क्विंटल, अगले 1 क्विंटल उपजाने के लिए 2 क्विंटल, अगले 1 क्विंटल उपजाने के लिए 3 क्विंटल, अगले 1 क्विंटल को उपजाने के लिए 4 क्विंटल, अगले 1 क्विंटल को उपजाने के लिए 5 क्विंटल, ठीक है, ये ऐसे होता है। इसलिए उसको कॉनकेव यानी कि उन्मुख या फिर न्योतर, ये है ना, नौतक नतोदर शेप का होता है ये, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स में है, वो सीधा सीधा तुमसे ये पूछेगा सर कि भैया ये बता दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का सीमांत जो है तुम्हारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, यानी कि वो कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद में जान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं तुझे एक एग्जांपल से बताऊंगा। सपोज कर कहीं सुमित तेरी नौकरी है 50,000 रुपये की, या तो तूने उस नौकरी को लात मार दी या कंपनी ने तुझे में लात मार दी कि चल निकल, कुछ भी हो सकता है, तेरी नौकरी छूट गई। तो मार्केट में गया, 2 ऑप्शन तेरे सामने हैं, अलग अलग कंडीशन के हैं। पहली कंडीशन ये है कि तुझे एक नौकरी मिल रही है 50,000 की और एक मिल रही है 55,000 की, कौन सी बढ़िया है, 55,000 रुपये की, वो तेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, तो अभी जो नौकरी कर रहा था 50,000 रुपये कर रहा था, फिर तेरी नौकरी छूट गई किसी भी कारणवश, तो मार्केट में गया, तुझे एक नौकरी मिल रही है 40,000 की, एक मिल रही है 45,000 की और एक मिल रही है 30,000 की। इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन सी है, 45 वाली। अब नो डाउट कि वो पहले से कम है, लेकिन जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी है, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कहता है कि अवसर लागत का अभिप्राय एक अवसर को पाने हेतु, मैंने अभी ऑप्शन शब्द बोला, ऑप्शन को मतलब अवसर के तौर पे मान लो कि भाई आपके पास अवसर, आप 45 की नौकरी कर लो, 40 की नौकरी कर लो, 30 की नौकरी कर लो। एक अवसर को पाने हेतु जो दूसरा सबसे अच्छा अवसर छोड़ दिया गया उसे अवसर लागत कहते हैं। अतः यदि एक व्यक्ति 20,000 की नौकरी के लिए 17,000 की नौकरी छोड़ देता है तो 20,000 की नौकरी को अवसर लागत 17,000 से है, यानी कि फिर 20,000 को उससे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर देखने को हमें आराम से मिलेगी। तो सुमित अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन मतलब ये 1 नंबर के प्रोस्पेक्टस से बहुत बढ़िया हो सकती है हिसाब से। दूसरा क्या है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका अभिप्राय उत्पादन की कुल हानि से है, यानी कि जो लॉस हो रहा है उससे है। जब उपस्थित संसाधनों के अवसर 1 से अवसर 2 को स्थानांतरित किया जाता है तो कुल अवसर लागत अनुपात नहीं है। यह सभी इकाइयों को उत्पादन की लागत को प्रकट करता है। नहीं ऐसा समझो, बात करेंगे उसके ऊपर, दोबारा से देखते हैं। इसका अभिप्राय उत्पादन की कुल हानि से है। मैं तुझे सीधा सीधा समझा दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल।
गेहूं की प्रोडक्शन को गोली मार। शुरुआत में 1 लाख क्विंटल दाऊ का नुकसान हुआ अगर गेहूँ उपजाने हैं तो, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 5 का हुआ। तो जो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इसी को बोलेंगे कुल सीमांत लागत, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ना अवसर 1 से अवसर 2 को स्थानांतरित किया जाता कुल अवसर लागत अनुपात नहीं, बल्कि ये सभी इकाइयों के उत्पादन की लागत को प्रकट करता है। यानी आपको जो गेहूँ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, जो आपको गेहूँ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है उसकी वजह से सिर्फ दालों के लॉस को ये बोल देंगे। और सीमांत अवसर लागत क्या था? ये वह दर है जिसके अंतर्गत एक उत्पादन की मात्रा में कमी करके दूसरे उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन करना है तो दालों का उत्पादन कम करना पड़ेगा, और उनके इसी अनुपात को सीमांत अवसर लागत के नाम से भी जाना जाता है ना। एक वस्तु की इकाई में की गई कमी डिवाइडेड बाय दूसरी वस्तु की इकाई में बढ़ोतरी। यानी कि कमी किस में हो रही थी? दालों में, और बढ़ोतरी किस में हो रही थी? गेहूं में। इसीलिए उन्होंने 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 लिया है। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। उसके बाद एक एक नंबर के क्वेश्चन बड़े प्यारे होते हैं, ध्यान रखियो। जब सिंपल अगर हम बात करते हैं, बड़ी प्यारा क्वेश्चन होता है 1 नंबर के लिए। वो ये कहता है कि आपका जो सीमांत अवसर लागत है वो बढ़ती है। सही है, मैं दिखा दे रहा हूँ क्या मतलब है इस बात का। 1 नंबर है, जब हम उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं तब सिंपली सीमांत अवसर लागत हमेशा बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे ना ये 1 से 2 ही 2 0 ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। सही है, तो उस टाइम पे जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो उत्पादन संभावना वक्र है, वो किस शेप का होता है? उन्मुख शेप का होता है या फिर नतोदर शेप का होता है। लेकिन ये रहा यहाँ पे, यदि सीमांत अवसर लागत बढ़ रही हो तो उत्पादन संभावना मूल वक्र बिंदु की ओर नतोदर होगा। यह परिस्थिति सामान्य तौर पर पाई जाती है, इसलिए डायग्राम देख ऐसा है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही है। सही, सीमांत उत्पादन वक्र है। जब तुम्हारा सीमांत अवसर लागत बढ़ेगी तो ये नतोदर शेप का होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, कॉनकेव शेप का। अगर 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 सीमांत अवसर लागत क्या है? स्थिर है। पहले वाले में बढ़ रही थी, इसमें क्या है? स्थिर है। तो यही कर्व जो अभी नतोदर था ना, वो पता कैसा हो जाएगा? एक सीधी रेखा। अब देख, जो पहले ऐसे बनना था ऊपर से यूं, और वो कैसे हो गया? बिल्कुल सीधी। तो पहले जो कर्व बन रहा था, जो ऐसे वो शेप ले रहा था, वो शेप खत्म हो जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, सीधी रेखा आ जाएगा। 1 नंबर के लिए बहुत बढ़िया होता है वाला। और तीसरा क्या है? अगर किसी कारण सीमांत अवसर लागत कम हो रहा है तो कर्व उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा फिर? वो उत्तल, एकदम अवतल उत्तल। तो ये अवतल है बेसिकली। जितना अगर मेरे को जेन्युइन शब्द याद है तो अवतल बनता है। और अगर हमारा सीमांत अवसर लागत घटती है तो उसका शेप जो अभी तक ऐसे बन रहा था अब उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उत्तल लेंस वाला हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर के लिए बहुत प्यारे होते हैं। उसके बाद आज का लास्ट रहेगा सुमित, उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव कब होता है? उत्पादन संभावना वक्र खिसकाव हो सकता है, यह एक वक्र दाएं और एक वक्र बाएं और दोनों तरफ खिसक सकता है। ये कहता है यह जो वक्र है दाएं एवं बाएं और दोनों तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ को भी जा सकता है दाएं की तरफ, और नीचे की तरफ को भी आ सकता है बाएं की तरफ। ये रहा दाएं और ये रहा बाएं। दाएं और खिसकाव संसाधनों में वृद्धि अथवा तकनीक बेहतर होने से होता है। यानी कि अगर भैया यहाँ पे हम दालों का उत्पादन कर रहे थे और यहाँ पे हम गेहूं का, ये तो हो रहा था। अगर हमें दालों को उत्पादन करने के लिए संसाधन बढ़ा दिए जाए कि आप दालों को उत्पादन कर रहे हो, अब हम आपको 1000 की जगह 1500 रुपये देंगे और बेहतर तकनीक देंगे, तो फिर आप दालों का उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। बल्कि दोनों का बढ़ जाएगा अगर आप बेहतर तकनीक देते हैं और बेहतर पैसा देते हैं। बल्कि हम इसको सिर्फ गेहूं के लिए, अगर हमें दालों और गेहूं दोनों का उत्पादन बढ़ाना है तो संसाधन बढ़ा दो और अच्छी टेक्नोलॉजी बढ़ा दो। अगर दोनों का उत्पादन कम करना है, घटाना है, तो हमारे संसाधन हमसे छीन लो, है ना। अपने आप वो काम हो जाएगा। मैं तुझसे पैसे छीन लूँ, 1000 के 500 कर दूँ, तेरा प्रोडक्शन तो ही कम हो जाएगा कि पैसे तो थे ही नहीं। ये रहा ना, दाएं और खिसकाव संसाधनों में वृद्धि दाएं की तरफ कब होगा? ये है दाएं तुम्हारा। ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स में जब भी कोई कर, अर्थशास्त्र में जब भी कोई कर सीधे हाथ की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? संसाधन बढ़ रहे हैं, संसाधन में वृद्धि और तकनीक बेहतर होने पर होता है। और बाईं ओर कब होगा? जब संसाधन में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी।
तो अर्थव्यवस्था के अंदर जब भी कोई ग्राफ सीधे हाथ की तरफ जा रहा है तो कुछ बढ़ेगा, और उल्टे हाथ की तरफ, ये सीधे हाथ की तरफ जा रहा है और ये उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है, तो उल्टे हाथ की तरफ जो भी चीज़ आएगी उसमें जो संसाधन कुछ ना कुछ घटेगा ज़रूर। तो यहाँ संसाधन घट रहे हैं, यहाँ संसाधन बढ़ रहे हैं। डील? चलो चलिए सर, आज आपका लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक ये रहेगा सुमित कि उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैं और जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी कि केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या थी पता है? क्या उत्पादित करना है, कैसे उत्पादित करना है और किसके लिए उत्पादित करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, क्या, कैसे, किसके लिए, ठीक है। और ये हमने पढ़ी लिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहाँ पे आप किसी दो वस्तुओं का जो उत्पादन है वो करके दिखाते हैं। अपने मतलब जो हमारे पास संसाधन होंगे वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, मतलब काफ़ी लिमिट में रहते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर एक का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे का घटाना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो आज डिस्कस कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय आर्थिक समस्याओं को हल करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये इन्हीं जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना कि क्या, कैसे, किसके लिए प्रोड्यूस करना, उनके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो कहता है कि पीपीसी तथा क्या उत्पादन किया जाए, मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि जो ये उत्पादन संभावना वक्र है और क्या प्रोड्यूस करना है, इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहता है कि प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है, समाज का मतलब है जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं चाहे हमारी या किसी और की, ठीक है, कि संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। मतलब उनके ये चैलेंज है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना चाहिए, किसका कम उत्पादन करना चाहिए और किसका उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए। ये एक बड़ा चैलेंज है दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने। उदाहरण के लिए एक देश को यह निर्णय करना पड़ सकता है कि वह कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन, कृषि जनित का मतलब वो जो हमारे कृषि जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होती हैं, यानी कि जो खेती बाड़ी से रिलेटेड वस्तुएं उनका उत्पादन ज़्यादा करें, या औद्योगिक उत्पादनों, औद्योगिक उत्पादन का मतलब होता है जो इंडस्ट्री वगैरह है, नोएडा वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मशीनें वगैरह, ऐसी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा करें, या सेवाओं का, जैसे हम सर्विसेज देते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं सर, तो ये भी एक तरह की सेवा है। तो क्वेश्चन मार्क, उपभोक्ता की उपभोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाएं या निवेश परक वस्तुएं जैसे मशीन इत्यादि ज़्यादा, मतलब खाने पीने की चीज़ें या फिर जो हमारे घर बार वगैरह में इस्तेमाल होती हैं उनका ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए, या फिर जो ये हमारे निवेश यानी कि जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो मशीनें वगैरह में, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा उत्पादित करना चाहिए। इन समस्याओं का समाधान उत्पादन संभावना वक्र द्वारा किया जा सकता है। इस वक्र द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाए तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कितना कम होगा। आपने कहा जी हम उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करें या जो निवेश परक वस्तु होते हैं, मतलब जिसमें हम पैसा वैसा लगाएं, मशीनों का उत्पादन ज़्यादा करें या खाने पीने की चीज़ों का। तो जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाते हैं तो सपोज़ कि हमें पता चला कि हमें मशीनों का उत्पादन बढ़ाना है, तो इस वक्र के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि अगर हमें मशीन की 1 यूनिट बढ़ानी है तो उसकी वजह से हमें कितना जो उत्पादन वस्तुएं हैं जिसको लोग खाते पीते हैं इस्तेमाल करते हैं कितना कम करना पड़ेगा। इससे पता चल जाता है आपको मशीनों का उत्पादन ज़्यादा करना है तो आपको ये जो उपभोग की वस्तुएं हैं इनका उत्पादन कम करना पड़ेगा, और इससे पता चल जाएगा कितना कम करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होती है। दूसरी बात करें अगर आगे, तो कहता कैसे, पहले था क्या, कैसे उत्पादन करें, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करें या लेबर का। आगे बात करते हैं। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवा में किस किस संसाधनों की कितनी मात्रा को उपयोग किया जाए। मतलब आप जिस भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए या मशीनों का, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर क्वेश्चन में आगे कहता है कि यहाँ के बाद ओके ये दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। प्रत्येक समाज में निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, किस किस वस्तुओं सेवाओं का किस किस संसाधन उपयोग किया जाए। इसके बाद था अधिक श्रम का उपयोग किया जाए अथवा मशीनों की ओर प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक को अपनाया जाए, यानी कि आप श्रम का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या फिर मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो उसका क्या जवाब है, जवाब इसका ये है, मेनली जवाब इसका ये है। उस वाले का जवाब क्या था, यहाँ से लेके यहाँ था। अब जवाब की बात करते हैं तो जवाब वो ये कहता है कि इस समस्या
यह समस्या भी उत्पादन संभावना वक्र द्वारा हल की जा सकती है। कैसे? यह वक्र द्वारा यह ज्ञात होता है कि पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाए, मतलब यदि पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाए तो श्रम की कितनी इकाई कम की जानी चाहिए। मतलब अगर आप पूंजी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं मशीन इत्यादियों में तो पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाए, या यदि पूंजी की मात्रा हमने जिसमें जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, अगर हम पूंजी की मात्रा को बढ़ा दें तो श्रम की कितनी इकाइयाँ कम की जानी चाहिए। कि भाई हमने मशीन खरीद ली है 2, अब उस हिसाब से 2-4 लोगों को हटा दो, कुछ लोगों मतलब डिपेंड करता है। देख, इनकी वजह से, श्रम की वजह से रोज़गार पैदा होता है, मशीनों की वजह से कहीं ना कहीं हम कहते हैं रोज़गार छिनता है। अब एक मशीन 4 लोगों का काम कर रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को मशीन चलानी आनी चाहिए, वो 4 लोगों के बराबर काम कर देगा, तो उससे 4 लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। तो जब आप पूंजी लगाते हैं इन मशीनों में तो उसकी वजह से कितने श्रम मतलब कितने लेबर को हटाना पड़ेगा कि भाई अब आप मत आना, अब मशीन आ गई है तो आपका काम हम किससे करवा लेंगे, मशीनों से। तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मशीनों से ये फ़ायदा होता है, उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। एक मशीन ने बनाए 100 पीस, एक व्यक्ति ने बनाए 10 पीस, 10 गुने का फ़र्क है ना, 10 लोगों के बराबर काम और जल्दी भी होगा। फिर तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित सेवाओं, ये एक ही बात है, विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए। मतलब हम जो किसके लिए उत्पादन करें, जो संसाधन हमारे पास हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल अमीरों के लिए किया जाए या गरीबों के लिए किया जाए, इन तरह की बातों को ध्यान रखेंगे। विनिधान मतलब क्या? विनिधान विनिधान कैसे किया जाए, मतलब मैं कहता हूँ कि हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करें, आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल करें। तो ये हो गया। उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं, उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। उत्पादन संभावना ये द्वारा हल है। इस वक्र से द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति के लिए वस्तु की उपलब्धि बढ़ती है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वस्तु की उपलब्धि कम होती है। अगर आप गरीबों के लिए ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो अमीरों के लिए चीज़ें थोड़ी कम मिलेंगी मार्केट में। अगर आप अमीरों के लिए ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो गरीबों के लिए चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी कम। ठीक है, इस तरीके से होता है। बाकी तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को चेक करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए क्या करना है। कुछ चेक पॉइंट्स हैं। उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढलाव होता है, ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा होता है ना, ऐसे, ये तो सत्य बात है। उत्पादन संभावना वक्र किस ओर नतोदर होता है, किस ओर होता है, ये दिखाता हूँ मैं। ये रहा यहाँ पे, ऐसा इसलिए ये बढ़ानी है तो ये रहा यहाँ पे, ये रहा मूल बिंदु की ओर नतोदर अथवा उन्मुख होता है। ये ना मूल बिंदु की ओर, या फिर क्या उन्मुख होता है। ये नतोदर कह दो उन्मुख कह दो, बात एक ही है। तो मूल बिंदु की ओर ये क्या होता है, नतोदर होता है। लास्ट में क्या था, केंद्रीय समस्याओं को हल करने का महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हिंदी में बोले तो उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, और तो लास्ट रहेगा ये कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ घुमाव। उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव। निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर या अंदर की ओर घूमता है। हमने एक बात बताई थी, जब बाहर वाली बात आएगी या आउट की, मतलब जब भी हमारा कर्व, जब भी हम पूरी अर्थव्यवस्था में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये व्यस्ती समस्या दो हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो जब भी कोई भी कर्व सीधे हाथ की तरफ जाता है या ऊंचे की तरफ जाता है तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। अब मेरी बात सुनिए, बाहर की ओर घुमाओ, आउटवर्ड रोटेशन। नीचे दी गई परिस्थितियों में उत्पादन संभावना वक्र की ओर घूमेगा। यदि देख मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। यहाँ तो हो गया सीधे हाथ की तरफ और यहाँ हो गया ऊपर की तरफ। यहाँ की बात करें तो उल्टा हाथ की तरफ, और यहाँ क्या हो गया, नीचे की तरफ। इस तरीके से लिखा हुआ। पता कैसे नीचे की तरफ है ऊपर, हाँ कैसे देखना है, सीधा बता रहा हूँ ना। जैसे मान के चल हम लोगों ने जो उत्पादन लिया था करते हैं, यदि किसी वस्तु को उत्पादन से संभावित तकनीकों में सुधार हो जाए। चल मैं तुझे इससे समझाता हूँ, पीपी से जो हमने एग्जांपल दिया था, हमने यहाँ लिखे थे नीचे गेहूँ और वहाँ लिखे थे दालें, तो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ आ जाओ, तो इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर ये गेहूँ का उत्पादन है, यहाँ दालों का उत्पादन है। अगर मान के चले गेहूँ को उपजाने की जो तकनीक है वो पहले से बेहतर हो जाए,
तो जहाँ पे आप सपोज 10 क्विंटल या मैं कहता हूँ 1000 किलो हमने गेहूँ उपजाए, अब बेहतर तकनीक होने की वजह से हम 1200 किलो गेहूँ उपजा रहे हैं। तो गेहूँ के जैसे ही हमारे जो संसाधन हैं वो बढ़ जाते हैं, वैसे ही उसका कर्व राइट की तरफ आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बाहर की ओर घुमाव, हिंदी में बोले तो रोटेशन कहते हैं इसको। और अगर बात करेंगे, अगर गेहूं के संसाधन बढ़े तो गेहूं राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर दालों के संसाधन बढ़े तो दालें ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगी कि अब हम इतना उत्पादन नहीं करते, इतना करते हैं। अगर दूसरी ओर बात करें, अंदर की ओर कब होता है? अगर गेहूं के जो संसाधन हैं वो कम हो जाते हैं तो वो पहले इतना उत्पादन कर रहा था, घट के इतना करेगा। अगर किसी कारणवश दालों के जो संसाधन हैं वो कम हो जाते हैं तो उसका उत्पादन घट के यहाँ से लेकर कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। तो संसाधनों के घटने या बढ़ने से जो हमारा कर्व है उसमें अंदर घुमाव आता है, रोटेशन आता है। अगर गेहूं के उत्पादन बढ़ेंगे तो सीधे हाथ की तरफ जाएगा, घटेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ जाएगा। अगर दालों के उत्पादन बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा और घटेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा। बल्कि जब हम इसका कर्व पढ़ रहे थे, जो खिसकाव वाली बात आ रही थी, कब इसके अंदर खिसकाव होता है, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में शिफ्ट। अगर दो यहाँ पे एक एक की बात हो रही थी, या तो गेहूं के बढ़ेंगे या उसके क्या कहते हैं दालों के बढ़ेंगे, सेम काम यहाँ था। लेकिन यहाँ पता क्या होता है, जब शिफ्ट की बात करते हैं तो ये कहता है कि भाई या तो दोनों के संसाधन बढ़ेंगे या दोनों के संसाधन घटेंगे। अगर दोनों के संसाधन बढ़ेंगे तो कर्व सीधे हाथ की तरफ दाएं ओर जाएगा, और अगर दोनों के संसाधन घटेंगे तो लेफ़्ट की तरफ यानी कि बाएं ओर आएगा। ये डिफरेंस है इनके अंदर, बहुत बेसिक्स है। अब यहाँ होता है आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म। सही, चलो।